नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम ग्रुप ऑडिट चैप्टर का डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ग्रुप ऑडिट का मतलब क्या है। इस ग्रुप ऑडिट का मतलब क्या है तो ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे। मान लो एक एंटिटी है एक्स लिमिटेड, इसके 2 सब्सिडरी कंपनी है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ये दोनों क्या इसकी सब्सिडरी है। तो बताओ एक्स लिमिटेड क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी पेरेंट कंपनी। ये क्या कहलाएगी? पेरेंट कंपनी। तो बताओ एक्स लिमिटेड क्या बनाएगी? अपने सीएफएस बनाएगी। क्या बनाएगी? सीएफएस। सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक ऑडिटर उन सीएफएस की ऑडिट कैसे करेगा, कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ऑडिटर के द्वारा कैसे की जाएगी, ये इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की नीड होती है। तो सबसे पहले तो यही हमें जानना है। तो यहाँ पे दे रखी है एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट, कि किन कंपनीज को सीएफएस बनाने की नीड है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसके क्या है, कुछ सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं और जॉइंट वेंचर्स हैं, उनको क्या करना है, उनको सीएफएस बनाने की नीड होती है। उन कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। और ये सीएफएस कैसे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा एज पर शेड्यूल 3 एंड एप्लीकेबल एएस और इंड एएस। मतलब शेड्यूल 3 में जो भी प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाई करना होगा। और उस कंपनी, अगर वो कंपनी क्या करती है, एएस फॉलो करती है, तो एएस 21 के अकॉर्डिंग बनेंगे। और अगर वो कंपनी क्या करती है, इंड एएस फॉलो करती है, तो इंड एएस 110 के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सीएफएस बनाए जाएंगे। जब तक हमने देख लिया कि किस कंपनी को सीएफएस बनाना है और कैसे बनाना है। अब देखो इसका लास्ट पॉइंट, ये क्या लिखा है? कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस, इट शैल बी सफिशिएंट इफ इट कंप्लाइज विद शेड्यूल 3। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसके सब्सिडरी एसोसिएट्स वगैरह हैं, बट उसको मान लो फिर भी सीएफएस बनाने की नीड नहीं है, कि कोई कंपनी है जिसके सब्सिडरी वगैरह हैं फिर भी उसको सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। तो उसको बोला गया कि आपने सीएफएस तो मत बनाओ, लेकिन आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? शेड्यूल 3 के अंदर जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे रखे ना, बस आप वो फुलफिल कर दो। शेड्यूल 3 में जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, बस इतना काम करना होगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा कि सर ऐसी कौन सी कंपनीज हैं कि जिनके सब्सिडरी एसोसिएट्स वगैरह हैं फिर भी उसको सीएफएस बनाने की नीड नहीं है? ऐसी कौन सी कंपनीज है? तो आप टेंशन मत लो, नेक्स्ट टॉपिक से हम वही देखने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनके सब्सिडरी एसोसिएट्स वगैरह सब हैं फिर भी उनको सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे है अगला टॉपिक अपना, नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट, कि एज पर कंपनीज एक्ट किन कंपनीज को सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। एज पर कंपनीज एक्ट किन कंपनीज को सीएफएस नहीं बनाना। तो यहाँ पे बोला गया एक कंपनी को सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। कब नहीं है? अगर वो नीचे दी गई सारी की सारी कंडीशन फुलफिल कर दे। कितनी कंडीशन दे रखी यहाँ पे? 3 कंडीशन, कि एक कंपनी को सीएफएस नहीं बनाना। अगर वो यहाँ पे दी गई 3 की 3 कंडीशन सारी की सारी फुलफिल करे तब उसे नहीं बनाना। तो 3 कंडीशन क्या है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल भी ले लूंगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन, वो कंपनी क्या होनी चाहिए? खुद एक सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए। वो कंपनी क्या होनी चाहिए? खुद एक सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए। और सारे उस कंपनी के सारे मेंबर्स राइटिंग में क्या लिख करके देते कंपनी को, कि आपके सीएफएस नहीं बनाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके सीएफएस नहीं बनाने से हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ये लिख करके दे दे। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो कंपनी है वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या है, कि ये जो कंपनी है इसकी कोई पेरेंट कंपनी भी तो होगी, क्योंकि खुद क्या थी ये? सब्सिडरी कंपनी। तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो क्या करे? सीएफएस प्रिपेयर करे। वो क्या करती हो? सीएफएस बनाती हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस कंपनी को एज पर कंपनीज एक्ट सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एंटिटी है ए लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है कौन? बी लिमिटेड। फिर बी लिमिटेड की भी एक सब्सिडरी है सी लिमिटेड। तो बताओ ए लिमिटेड क्या है? पेरेंट ऑफ बी लिमिटेड। और जो बी लिमिटेड है वो क्या है? सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड और पेरेंट ऑफ सी लिमिटेड। तो हमें बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बी लिमिटेड क्या है बताओ? सब्सिडरी है किसकी? ए की। और बी लिमिटेड क्या है? सी लिमिटेड की पेरेंट भी है। तो अगर हम ऊपर से देखें तो हम क्या बोलेंगे, सर कि बी लिमिटेड को भी सीएफएस बनाना होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सी लिमिटेड की पेरेंट है, तो सीएफएस बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा कंपनीज एक्ट, कि अगर वो कोई भी कंपनी 3 कंडीशन फुलफिल कर देती है तो उसको सीएफएस बनाने की नीड नहीं। तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? वो कंपनी खुद क्या होनी चाहिए? सब्सिडरी कंपनी। तो बताओ बी लिमिटेड क्या है? खुद क्या है? सब्सिडरी है ऑफ ए लिमिटेड।
तो पहली कंडीशन। वो पहली कंडीशन में आगे क्या था, उसके मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स क्या बोल दिया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके सीएफएस बनाने थे। तो हमने एजम्पशन ले ली कि इसके मेंबर्स ने बोल दिया कि इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मान लो बी लिमिटेड दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर दिया है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये जो एंटिटी है वो लिस्टेड एंटिटी नहीं होनी चाहिए। तो बी लिमिटेड क्या है, लिस्टेड एंटिटी नहीं है। वो लास्ट क्या थी कंडीशन कि उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो क्या करती हो, सीएफएस बनाती हो। तो हमारे एग्जांपल में देखो ए लिमिटेड क्या कर रही है, सीएफएस बना रही है। तो ए लिमिटेड क्या कर रही है, सीएफएस बना रही है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या है, यानी इस बी लिमिटेड को सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। इस बी लिमिटेड को सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। तो ये हमने देख लिया। अब बताओ इसको सीएफएस बनाने की नीड नहीं है, तो मैंने क्या पढ़ाया था, जिस कंपनी को सीएफएस बनाने की नीड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सीएफएस ना बनाए, लेकिन उसको क्या करना रहेगा, शेड्यूल 3 में जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दी गई है उनको कंप्लाई करना रहेगा। तो ये जो बी लिमिटेड इसे क्या करना रहेगा, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट कंप्लीट हुई। अब आ जाओ नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर एएस कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किन कंपनीज को सीएफएस नहीं बनाना, किन कंपनीज को सीएफएस में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो हम सीखने जा रहे हैं एज पर एएस। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि एज पर कंपनीज एक्ट ये वाली कब हमें यूज करनी है और एज पर एएस वाली कब यूज करनी है। तो ध्यान से देखो, ये नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या थी, ये नॉन एप्लीकेबिलिटी थी एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट किन पे लगते हैं, सभी कंपनीज पर। तो ये जो नॉन एप्लीकेबिलिटी थी ये तो हमें सभी कंपनीज के केस में देखनी है। बट ये नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर एएस है, ये किन कंपनीज के केस में देखेंगे हम, ओनली उन कंपनीज के केस में देखेंगे जो कि एएस फॉलो करती है, बस उन कंपनीज के केस में देखेंगे। तो अब मैं इसको समझा देता हूँ। इसको समझाने के लिए मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब देखो, एक एंटिटी है एक्स लिमिटेड, इसकी 3 सब्सिडरी हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। अब मान लो एक्स लिमिटेड का बी लिमिटेड पर क्या है, टेम्पोरेरी कंट्रोल है। क्या है, टेम्पोरेरी कंट्रोल। एक्स लिमिटेड का बी लिमिटेड पर क्या है, टेम्पोरेरी कंट्रोल है। अब आप लोगों से टेम्पोरेरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो ये मैं समझा देता हूँ। टेम्पोरेरी कंट्रोल का मतलब ये है कि ये जो एक्स लिमिटेड, अपनी देखो एक्स लिमिटेड कौन है, पेरेंट कंपनी, और ये बी लिमिटेड क्या है, ये सब्सिडरी जिस पर एक्स लिमिटेड का क्या है, टेम्पोरेरी कंट्रोल। तो टेम्पोरेरी कंट्रोल का मतलब ये है कि जिस दिन एक्स लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया, एट टाइम ऑफ एक्विजिशन, इस एक्स लिमिटेड की इंटेंशन क्या थी कि मैं आने वाले फ्यूचर में क्या करूंगी, कुछ ही टाइम में इस बी लिमिटेड के शेयर्स को बेच दूंगी। इस एक्स लिमिटेड की इंटेंशन क्या थी, इस एक्स लिमिटेड की इंटेंशन एट टाइम ऑफ एक्विजिशन थी कि इस बी लिमिटेड के शेयर्स को क्या करेगी, नियर फ्यूचर में बेच देगी। तो इसे बोला जाता है टेम्पोरेरी कंट्रोल। तो टेम्पोरेरी, तो अगर किसी एंटिटी पर क्या है, टेम्पोरेरी कंट्रोल है, तो जब ये एक्स लिमिटेड क्या करेगी, अपनी सीएफएस बनाएगी, एक्स लिमिटेड अपनी सीएफएस बनाएगी, तो इस बी लिमिटेड को सीएफएस के अंदर इंक्लूड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इस पे क्या है, बी लिमिटेड पर टेम्पोरेरी कंट्रोल है। तो ये बताइए कि पहली कंडीशन किसने, एएस ने। ये थी पहली कंडीशन की कौन सी कंपनी को अपने को सीएफएस में इंक्लूड नहीं करना। अब दूसरा है, दूसरा क्या बताया, मान लो हमारे एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड की सी लिमिटेड भी क्या थी, एक सब्सिडरी कंपनी थी। अब मान लो जो सी लिमिटेड है उस पर क्या है, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन। क्या है, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी लिमिटेड है ना, सी लिमिटेड लंबे समय तक अपने फंड्स इस एक्स लिमिटेड को, मतलब अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकती, अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकती। तो बताओ ऐसी कोई सब्सिडरी काम की हुई क्या जो अपनी पेरेंट कंपनी को फंड्स ही ना दे सके। तो क्या बोला गया, ऐसी जो कंपनी है उसको भी क्या कर दो, अपनी सीएफएस में से एक्सक्लूड कर दो। तो हमारे एग्जांपल में क्या था, एक्स लिमिटेड सीएफएस प्रिपेयर कर रही थी, तो देखो ए लिमिटेड पे तो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है तो उसको तो इंक्लूड करेगी। बी लिमिटेड पे क्या था, टेम्पोरेरी कंट्रोल, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह से जो सी लिमिटेड है इस पर क्या है, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन, तो इसको भी हम सीएफएस जब बनाएंगे तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात करता है कौन, एएस बस इतनी सी बात करता है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। आप देख लो यहाँ पे भी आईसीए ने भी ये लिखा है कि कंट्रोल अगर टेम्पोरेरी हो और अगर सब्सिडरी पर क्या हो, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन, तो ऐसी सब्सिडरी को सीएफएस से क्या करना रहेगा, एक्सक्लूड करना रहेगा। यही बात यहाँ पे लिखी है। अब आ जाओ नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर इंड एएस, मतलब अगर कोई कंपनी इंड एएस फॉलो कर रही है तो उसको कब सीएफएस नहीं बनाना, और यहाँ पे सिर्फ एक बताई है कि एक केस में ओनली सीएफएस नहीं बनाना। वो कौन सा केस है कि अगर एंटिटी क्या हो, इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो उसको सीएफएस नहीं बनाना। अगर वो एंटिटी क्या है, वो कंपनी क्या है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको सीएफएस नहीं बनाना। अब डाउट आ रहा होगा कि सर ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती क्या है, तो आईसीए ने इसकी डेफिनेशन दे दी। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन सी एंटिटी होती है, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है जो अपने इन्वेस्टर से फंड्स कलेक्ट करती है,
जो अपने इन्वेस्टर से फंड्स ऑब्टेन करती है, फिर जो उसने फंड्स ऑब्टेन करे उनको क्या करती है, फर्दर कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देती है। क्या कर देती है, उन फंड्स को कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देती है। क्यों, ताकि वो इन्वेस्ट करके उनसे रिटर्न कमा सके और अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड कर सके। उनको इन्वेस्ट करके क्या करती है, रिटर्न कमाती है और अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो यही बात लिखी है, फर्दर इन्वेस्ट दी फंड्स सोनली फॉर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अब इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन और बता दी, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या बता दी कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी किसे माना जाएगा, जो क्या करे, अपनी सभी इन्वेस्टमेंट को, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है सभी इन्वेस्टमेंट को क्या करे, फेयर वैल्यू पे मेजर करे। सभी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे मेजर करे। ऐसा क्यों, इन्वेस्टमेंट एंटिटी का काम ही क्या है, इन्वेस्टर से फंड्स कलेक्ट करना, फिर इनको फर्दर इन्वेस्ट करना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। क्या करेगी, इन्वेस्ट करके इनको फिर बेचेगी। तो बार बार ये क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी बेचेगी, इन्वेस्ट करेगी बेचेगी। तो बताओ इसको क्या करना, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। इस कारण से बोला गया कि जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है किसे माना जाएगा, जो अपनी सभी इन्वेस्टमेंट को क्या कर रही हो, फेयर वैल्यू पे मेजर कर रही हो, ना कि कॉस्ट पर। कॉस्ट पे नहीं करे, किस पे करे, फेयर वैल्यू पे मेजर। तो यहाँ पे पूरी डेफिनेशन दे दी। तो ये बस जो इंडेस के था, एज पर इंडेस, तो एज पर इंडेस ओनली किस एंटिटी को सीएफएस बनाने की नीड नहीं है, ओनली इन्वेस्टमेंट एंटिटी को। बस इतना सही था इसके अंदर, बस इतना सही था। यहाँ पे तो ऐसे ने क्या करा, पूरी डेफिनेशन लिख दी, इसलिए अपने को ये बड़ा लग रहा है, नहीं तो बस इतना था, इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सीएफएस नहीं बनाना। अब यहाँ पे एक बात तो लिख दी, देखो सिंपल सी बात है कि हाउएवर पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल प्रिपेयर सीएफएस, कि जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसको तो सीएफएस बनाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या बोला है, ओनली इन्वेस्टमेंट एंटिटी को नहीं बनाना, लेकिन उसकी अगर पेरेंट एंटिटी है तो उसको तो बनाना ही पड़ेगा सीएफएस। लेकिन फिर आगे और बोल दिया अनलेस पेरेंट इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। मान लो अगर वो पेरेंट एंटिटी भी क्या निकली, वो भी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी निकली, तो यानी उसको भी सीएफएस नहीं बनाना। तो नॉर्मल सी बात है। अब लास्ट देखो कितना सिंपल से लिखा है कि इंडेस वाले में अगर कोई कंपनी इंडेस फॉलो करी है तो वहां पर देयर इज नो एग्जम्पशन फॉर टेम्पोरेरी कंट्रोल और फॉर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन। तो क्या बोला, अगर कोई कंपनी इंडेस फॉलो कर रही है तो वहां पर उसे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी टेम्पोरेरी कंट्रोल वाली और लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन वाली। मतलब एएस के अंदर जो नॉन एप्लीकेबिलिटी थी वो इंडेस वाले में अवेलेबल नहीं है। बस इतना सा बोलना चाह रहे हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो अपना टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, जिसमें एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट है, नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर एएस और इंड एएस, पूरा काम का है। और इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है, आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। बस समझ के हमें पढ़ना है, तो मैंने समझा ही दिया आपको पूरा। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। ये क्या है, अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेशन एज पर कंपनीज रूल्स। अभी जो टॉपिक देखने जा रहे हो ना, एकदम फालतू टॉपिक है, ये अपने एफआर सब्जेक्ट का टॉपिक है, लेकिन ऐसे का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ ले। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या बता रखा है। एफआर में हम जो सीएफएस बनाते हैं तो कौन कौन सी इंडेस हम यूज करते हैं, इसमें क्या क्या काम आता है, कौन कौन सी इंडेस हमारे काम आते हैं, वो बता रखे हैं कि अगर एंटिटी इंडेस फॉलो करी है तो सबसे पहले बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट और सब्सिडरीज हैं। पेरेंट और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेरेंट और सब्सिडरीज की। यहाँ पे एसोसिएट्स की और जॉइंट वेंचर्स की बात नहीं हो रही। तो इनको क्या करना रहता है, हमें कंबाइंड करना रहता है। कंबाइंड हम क्या करते हैं, जितनी भी पेरेंट और सब्सिडरी की एसेट्स होती हैं वो ऐड कर देते हैं, लाइबिलिटीज ऐड करते हैं, इनकम ऐड करते हैं, एक्सपेंस ऐड करते हैं। वही बात लिखी है भाई, एडिंग एसेट्स। लेकिन ये कैसे करेंगे, एज पर इंड एस 110। फिर क्या बताया, गुडविल कैपिटल रिजर्व, इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, एज पर इंड एस 103। बताओ हम एफआर में गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन कहाँ सीख लेते हैं, इंड एस 103 में, बिजनेस कॉम्बिनेशन में सीख लेते हैं। फिर क्या बताया, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन का एलिमिनेशन होगा, ये क्या कहाँ सीखते हैं, इंड एस 110 में। फिर बताया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स की अकाउंटिंग, ये कहाँ सीखते हो आप, एफआर के अंदर, इंड एस 28 में। फिर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट ऑपरेशन की अकाउंटिंग का सीखते हो, इंड एस 111 में। और बिजनेस सेंटर कॉमन कंट्रोल, इसके अकाउंटिंग का सीखते हो, इंड एस 103 में। तो बस पूरी बातें वही लिखी है यहाँ पे। इसी तरह से ऊपर तो किसकी बात करी थी, इंड एस की, इसी तरह से यहाँ पे एएस की बात कर दी कि जो पेरेंट और सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे कंबाइंड होंगे, एएस 21 के अकॉर्डिंग। गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे होगी, एएस 21 के अकॉर्डिंग ही। और एसोसिएट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, एएस 23 के अकॉर्डिंग। और जॉइंट ऑपरेशन वगैरह की, जॉइंट वेंचर्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, एएस 27 के अकॉर्डिंग। तो पूरी एफआर वाली बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे आई थी। अब एक नोट और देख लेते हैं। ये देखो, ये नोट एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पर्पज में आ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है। इसे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट शुड बी ड्रॉन अप टू सेम रिपोर्टिंग डेट एज डेट ऑफ पेरेंट। सबसे पहले तो लिखा कि जो कंपोनेंट है, मतलब जो सब्सिडरी वगैरह है और जो पेरेंट कंपनी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्टिंग डेट है वो सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे एक एग्जांपल 31 मार्च ही होनी चाहिए। लेकिन आगे क्या लिखा, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन अप टू डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स, उसके तो क्या करना है, एडजस्टमेंट शुड बी मेड फॉर इफेक्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट अकर बिटवीन दोज डेट्स।
मान लो पेरेंट की जो रिपोर्टिंग डेट है वो तो है 31 मार्च, और जो सब्सिडरी है उसकी रिपोर्टिंग डेट है मान लो 31 दिसंबर। तो यहाँ पे क्या बताओ, डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स हैं। तो 31 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक इनके बीच में क्या होगा, कुछ ट्रांजेक्शन हुई होंगी, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, लेकिन हमको सारी ट्रांजेक्शन नहीं देखनी। यहाँ पे क्या बोला गया, जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुई है ना, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन, वो उनका क्या करो, उनका इफेक्ट दे दो, उनका इफेक्ट दे दो, बस इतना सा बताया गया। सबसे पहले तो क्या बोला कि सेम रिपोर्टिंग डेट होनी चाहिए, फिर बोला गया कि अगर अलग भी है, डिफरेंट भी है, तो क्या करो, इन डेट्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है सिग्निफिकेंट वाली, उनका इफेक्ट दे दो बस। तो ये नोट भी कंप्लीट हुआ। ये सिर्फ आपको एमसीक्यू पर्पस से रीड करना है। अब ये टॉपिक में क्या करना है, ये देखो रीड तो पूरे कर लेना, ये वाला जो टॉपिक है एएस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमने जो देखा, लेकिन इसमें याद करना चाहो तो कितने पॉइंट याद करना, लर्न 3 to 4 पॉइंट। अगर 4 याद हो जाए तो 4 वरना 3। इसी तरह से यहाँ पे भी कितने करना, लर्न 3 to 4 पॉइंट्स बस। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, फालतू सा टॉपिक था पूरा एफआर का, ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ये है अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि पेरेंट के मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ CFS इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट, कि पेरेंट के मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, CFS बनाने की। CFS को एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाने, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पेरेंट के मैनेजमेंट की। नॉर्मल वही बात जो हम स्टैंडर्ड्स में पढ़ते आ रहे हैं कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की। इसी तरह से यहाँ पे भी CFS बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पेरेंट के मैनेजमेंट की। बस यहाँ पे ऐसे नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में बता दिया, दिस इंक्लूड्स क्या क्या काम करेगा, कि पेरेंट के मैनेजमेंट को क्या क्या काम करने हैं CFS बनाने में। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन CFS। सबसे पहला काम रहेगा पेरेंट के मैनेजमेंट का कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको मेरे को CFS में इंक्लूड करना है। कि मान लो 20 कंपोनेंट्स है टोटल, कंपोनेंट्स मतलब सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, टोटल 20 है। तो इनमें से कितने कंपोनेंट्स को CFS में इंक्लूड करना है, क्या सभी को इंक्लूड करना है या किसी किसी को इंक्लूड नहीं करना। मान लो एक एग्जांपल लूँ, ये एंटिटी AS फॉलो कर रही है और किसी किसी कंपोनेंट पे क्या है, 5 कंपोनेंट्स पे टेम्पोरेरी कंट्रोल है, तो यानी हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरह से देखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पेरेंट के मैनेजमेंट की। अब क्या कर लिया, मान लो पेरेंट के मैनेजमेंट ने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब क्या करना है, अब क्या करना है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की, ऑब्टेनिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट्स। अब बताओ जब CFS बनाना है तो CFS में क्या होगा, कंपोनेंट्स की इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस सब आएंगे CFS में। तो उनसे एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, पेरेंट के मैनेजमेंट की। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, ये देखो पहले एकदम सिंपल सा पॉइंट है, मेकिंग एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। CFS के अंदर हम क्या करते हैं, फार्म में कई सारे एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल निकालना, कैपिटल रिजर्व निकालना, NCI का कैलकुलेशन करना, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन का एलिमिनेशन करना। तो वो सब काम कौन करेगा, पेरेंट का मैनेजमेंट करेगा, पेरेंट का मैनेजमेंट करेगा। और उसके बाद क्या बोला, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट और सब्सिडरी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, पेरेंट और सब्सिडरी। और हम जानते भी हैं, ये बात तो हम FR में भी पढ़ते हैं कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो क्या होनी चाहिए, पेरेंट की और कंपोनेंट्स की सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो अगर पेरेंट मान लो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है और सब्सिडरी अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है, तो उनको यूनिफॉर्म करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि दोनों सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करे, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पेरेंट के मैनेजमेंट की। फिर अगला क्या है, गैप कन्वर्जन। गैप कन्वर्जन का मतलब क्या है, गैप की फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक एंटिटी है X लिमिटेड, इसकी 2 सब्सिडरी हैं, A और B इसकी सब्सिडरी है। X लिमिटेड कहाँ की है, इंडिया की, ये फॉलो करिए मान लो इंड AS। A लिमिटेड भी फॉलो करिए इंड AS, लेकिन B लिमिटेड क्या फॉलो करती है, ये मान लो करती है फॉलो IFRS। ये फॉलो करती है क्या, ये इंड AS फॉलो नहीं करती, ये फॉलो करती है IFRS। तो बी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को IFRS से कन्वर्ट करके, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके किसमें, इंड AS में बदलने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पेरेंट की। तो ये इस पॉइंट का मतलब है गैप कन्वर्जन, किसकी, IFRS को इंड AS में कन्वर्ट करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट के मैनेजमेंट की। फिर देखो लास्ट 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, पेरेंट के मैनेजमेंट की। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सर हम क्यों कर रहे हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं। याद करो इनका हमें क्या देना पड़ता है, अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है नोट टू अकाउंट्स में, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का भी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का भी। इस कारण से इनको आइडेंटिफाई करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, पेरेंट के मैनेजमेंट की। तो देखो कितना सिंपल सा टॉपिक था।
अब इसमें आपको क्या करना है, एनी 5 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, एनी 5 लर्न करने हैं आपको। इसका एक मेमोरी वर्ड बना देता हूं मैं, इसका बनाओ आप जी रिच। जी से क्या हो गया, गैप कन्वर्जन। आर से हो गया रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। आई से आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स हो गया। सी से क्या हो गया, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। और एस से हो गया हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए ये मेमोरी वर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग खुद के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, अपना मेमोरी वर्ड बना सकते हो, आप जो भी 5 पॉइंट्स लर्न करो उनके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, एकदम ईजी था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। कहाँ पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव, ऐसे 200 में। तो यहाँ पे भी सेम है, बताओ क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का। हम जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में पढ़ते हैं क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये देखना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएस तो बनाए हैं ना, वो मिसलीडिंग तो नहीं है ना। तो ये बात यहाँ पे लिख दी कि जो सीएफएस है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएस तो है ना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू तो दे रहे हैं ना। तो ये तो है ऐसे 200 वाली। अब ये जो दो हैं ये एक्स्ट्रा है, ये दो एक्स्ट्रा है, क्या है, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं क्या है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट के मैटर्स की इंक्वायरी करना, और सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के मैटर्स को रिपोर्ट करना। ये एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव है। और ये दोनों बातें बताओ हमने कहाँ पढ़े हैं, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 कहाँ पढ़े हमने, रिपोर्टिंग चैप्टर में, हमारी रिपोर्टिंग चैप्टर में पढ़े हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्यों आए, 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्यों आए इस वाले केस में, सीएफएस के केस में, क्योंकि जो ऑडिट होती है वहाँ पे तो ओनली यही 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे 200 वाले, कि एज पर एफआरएफ तो है ना, ट्रू एंड फेयर तो है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्यों है यहाँ पर, देखो ये जो सीएफएस बनाने की नीड होती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसको बनाने होते हैं, कंपनी को बनाने होते हैं। तो कंपनी पे क्या लगेगा, कंपनी एक्ट लगेगा। वो कंपनी एक्ट क्या बोलता है ऑडिटर को, कंपनी एक्ट ऑडिटर को मैंडेटरी बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के मैटर्स को रिपोर्ट करना है। ये कौन बोलता है, कंपनी एक्ट बोलता है। इस कारण से यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स आए। तो ये इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, इतना सिंपल सा टॉपिक था। तो इसके लिए मैं कोई भी निमोनिक नहीं बना रहा, पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। बस इस तरह से लिख लेना कि ये 2 हमने 200 में पढ़े थे और ये 2 रिपोर्टिंग चैप्टर में, ताकि आपको समझ के आप याद कर सको। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन। अब ऑडिट कैसे होगी, सबसे पहले प्लानिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस। अब बताओ प्लानिंग हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड्स में, कहाँ पढ़ा है, ऐसे 300 में। तो वही तो काम होगा यहाँ पे भी, ऐसे 300 में आप देखोगे ना, एक टॉपिक था कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान, कि प्लान के अंदर क्या क्या आएगा। तो वहाँ पे हम 3 काम करते थे, क्या, सबसे पहले प्लान में क्या आता था, ऐसे 315 के अकॉर्डिंग, ऐसे 315 के अकॉर्डिंग जो हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं बिजनेस की, और अंडरस्टैंडिंग लेकर के जो रिस्क कैलकुलेट करते हैं वो किस में माना जाता है, वो प्लानिंग का ही पार्ट होता है। उसके बाद ऐसे, तो ऐसे 315 के अकॉर्डिंग जो भी हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं किसका पार्ट माना जाता है, प्लानिंग का ही पार्ट माना जाता है। उसके बाद ऐसे 330 के अकॉर्डिंग, ऐसे 330 के अकॉर्डिंग जो हम नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स निकालते हैं कि कौन से एरिया में कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम देना है, वो भी किसका पार्ट माना जाता है, प्लानिंग का। और वहाँ पे एक पॉइंट और आता है, स्पेशल प्लानिंग करना ताकि हमारी ऑडिट अच्छे से हो सके, वो सब भी वहाँ पे कवर होता है। तो अब यहाँ पे भी देखो सेम ही बात आएंगी सारी की सारी, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 पॉइंट देखो, सबसे पहले 2 पॉइंट सीएफएस के अंदर प्लानिंग कैसे होगी। सबसे पहले जो 2 पॉइंट लिखे हैं वो लिखे हैं ऐसे 315 वाले, क्या लिखे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेना किसकी, ग्रुप की, ग्रुप के कंट्रोल्स की, और पूरे ग्रुप की अकाउंटिंग पॉलिसीज की, कि पेरेंट क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है, कंपोनेंट्स क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो ये किस में इंक्लूड होगा, प्लान में इंक्लूड होगा। किसके अंडरस्टैंडिंग लेना, पूरे ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग लेना, पूरे ग्रुप के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेना, ग्रुप के अकाउंटिंग पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग लेना। क्यों अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, ROMM कैलकुलेट कर सके, रिस्क कैलकुलेट कर सके। तो ये किसका हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ये बात आ गई ऐसे 330 वाली, डिटरमाइन करना एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन ROMM, कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा मेहनत, जहाँ पे कम रिस्क होगी वहाँ पे कम मेहनत। तो वो निकालना भी क्या है, प्लानिंग कैसे है। सेम वही बात लिख दी जो ऐसे 300 में लिखी हुई है। अब देखो लास्ट के 2, ये क्या आ गई, स्पेशल प्लानिंग। स्पेशल प्लानिंग ये है स्पेशल प्लानिंग। क्या है, पहला कि अदर ऑडिटर के काम को कितने एक्सटेंट तक मुझे यूज करना है, ये भी क्या करेगा, ऑडिटर प्लान करेगा। जब वो सीएफएस की ऑडिट करेगा तो ये बात भी प्लान करेगा कि अदर ऑडिटर के काम को मुझे कितने एक्सटेंट तक यूज करना है। अभी ऐसा क्यों कर रहा है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहा है ये। अब देखो एक एग्जाम्पल हूँ, देखो एक एंटिटी एक्स लिमिटेड, इसके 2 सब्सिडरी हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड तो क्या हो गई, पेरेंट एंटिटी, ये क्या बनाएगी, सीएफएस बनाएगी। अब मान लो सीएफएस की ऑडिट कर रहे हैं सीए राम, सीएफएस की ऑडिट कौन कर रहा है, सीए राम। अब मान लो इस एग्जांपल में कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की ऑडिट कौन कर रहा है, ये कर रहा है सीए श्याम, सीए श्याम।
अब मुझे आप ये बताओ, जो CFS है, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, इसमें किस किस की इन्फॉर्मेशन आएगी? इसमें एक्स लिमिटेड की भी इन्फॉर्मेशन आएगी, इसमें ए लिमिटेड की भी आएगी CFS में, और बी लिमिटेड की भी आएगी। तो CA राम जब ऑडिट कर रहे हैं CFS की, तो इसको क्या करना पड़ेगा? CA राम के काम को यूज करना पड़ेगा। इस कारण से यहाँ पे लिखा कि CA राम को प्लानिंग करनी पड़ेगी। किसे? CA राम को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे अदर ऑडिटर के काम को कितने एक्सटेंड तक यूज करना है। इस कारण से इन्होंने यहाँ पे ये बात लिखी। अब लास्ट पॉइंट देखो, सिंपल सा लिख रखा है, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कि मतलब जो भी टीम गई है ऑडिट करने, जो भी टीम गई है, अकेला तो ऑडिट करने जाता नहीं है कोई, जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है अकेला तो जाता नहीं है, पूरी टीम जाती है। तो उनसे क्या करवाए? मिलजुल करके काम करवाए, क्योंकि CFS की ऑडिट इतनी आसान नहीं होती, CFS की ऑडिट करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए क्या करवाए? अपनी टीम से मिलजुल करके काम करवाए ताकि आसानी से हो जाए। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, प्लानिंग। तो इसके लिए भी मैं कुछ निमोनिक नहीं बना रहा, एकदम ईजी से पॉइंट है, जो हमने ऐसे 300 में देखे थे सेम वही है। समझने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि पहले 2 पॉइंट ऐसे 315 के, फिर 330 का, फिर आ गई स्पेशल प्लानिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या है? कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ कंपोनेंट्स इन CFS। अब यहाँ पे जब हम ऑडिट करें ना CFS की, जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है CFS की, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम तो करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत। तो क्या देखेगा ये ऑडिटर? वेरीफाई करेगा कि पेरेंट के मैनेजमेंट ने सारे के सारे कंपोनेंट्स, ऑल कंपोनेंट्स को तो CFS में इंक्लूड किया कि नहीं किया। इसको ये चेक करना है कि पेरेंट के मैनेजमेंट ने सभी कंपोनेंट्स को CFS में इंक्लूड तो कर दिया ना। ये एक्स्ट्रा मेहनत करनी रहेगी इसे। अब बताओ, ये काम क्या हम नॉर्मल जब ऑडिट करने जाएंगे, जब CFS की ऑडिट नहीं करे, तो ये काम थोड़ा ना करना पड़ेगा हमें कि सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है कि नहीं? बिल्कुल नहीं करना होगा। लेकिन CFS की ऑडिट में काम करना होगा कि मैनेजमेंट ने सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है या फिर नहीं किया, किसके अंदर? CFS के अंदर। तो इसमें क्या क्या देखेगा? तो इसमें देखेगा लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर्स। कैसे पता लगाएगा कि सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड किया है कि नहीं? तो ये क्या करेगा ऑडिटर? मान लो ये सेम ऑडिटर ने ही लास्ट ईयर भी ऑडिट करी थी CFS की, सेम ही ऑडिटर ने लास्ट ईयर भी CFS की ऑडिट करी थी। तो ये अपने लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर से पता लगाएगा कि लास्ट ईयर इस एंटिटी के कंपोनेंट क्या क्या थे, क्या क्या कंपोनेंट थे। और क्या करेगा? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। अब इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट क्यों कर रहा है? देखो, अब जरूरी तो नहीं ना कि जो कंपोनेंट लास्ट ईयर थे वो सेम ही कंपोनेंट इस ईयर भी क्या रहे, कंपोनेंट बने रहे। ऐसा तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि न्यू कंपोनेंट्स भी ऐड हुए हो, कि इस एंटिटी की कुछ न्यू सब्सिडरी बन गई हो, न्यू एसोसिएट्स बन गई हो, न्यू जॉइंट वेंचर। तो क्या करेगा? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके पूछेगा कि आपके कुछ न्यू कंपोनेंट बने क्या, उनसे पूछेगा। लेकिन बताओ, अब इतने से ये भी इनफ नहीं है। क्यों? ये भी सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट पे तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते। मैनेजमेंट की बातों पे विश्वास थोड़ा ना करेंगे हम, क्योंकि मैनेजमेंट अगर मान लो चोर आदमी निकला, ये मैनेजमेंट चोर आदमी निकला, तो ये क्या करेगा? अपनी ऐसी सब्सिडरीज को, एसोसिएट्स को छुपाना चाहेगा जो कि लॉस के अंदर है, जो लॉस में है, उनको क्या करेगा? CFS में इंक्लूड नहीं करेगा। तो उनको क्या करेगा? वो ऑडिटर से छुपाना चाहेगा। इस कारण से हम मैनेजमेंट की बातों पे विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें खुद काम करना पड़ेगा। अब देखो खुद क्या क्या और करना है। अब ये क्या करेगा? खुद क्या कर लेगा? इन्वेस्टमेंट चेक कर लेगा कि पेरेंट ने कहाँ पे कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इस तरह से चेक कर लेगा कि उसकी और कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं और एसोसिएट्स वगैरह हैं, और इस तरह से वो पता लगा लेगा कि पेरेंट की क्या क्या जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट्स है, खुद मेहनत करके। और फिर क्या देखेगा कि लास्ट ईयर से करंट ईयर में शेयर होल्डिंग में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एग्जाम्पल लूँ, लास्ट ईयर में एक एंटिटी थी जिसमें पेरेंट की कितनी शेयर होल्डिंग थी? ओनली 10%। अब बताओ, जब 10% शेयर होल्डिंग है, यानी वो एंटिटी ना तो क्या हुई, ना तो सब्सिडरी हुई, ना एसोसिएट हुई। लेकिन मान लो करंट ईयर में क्या हो गया, उसमें शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? ये हो गई 70%। तब ये क्या बन गई? सब्सिडरी बन गई। इस काम से देख लेगा कि कोई चेंजेस इन शेयर होल्डिंग हुई है कि नहीं हुई। तो इस तरह से ऑडिटर पता लगाएगा कि पेरेंट के मैनेजमेंट ने सारे के सारे कंपोनेंट्स CFS के अंदर इंक्लूड करे हैं या फिर नहीं किए। इस तरह से पता लगाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? एनी 5 पॉइंट्स याद करने हैं। यहाँ पे भी एनी 5 याद कर लेना, एनी 5 डन। इसका मैं आपको मेमोरी वर्ड बना देता हूँ, वर्किंग पिक। ये हो गया इसका मेमोरी वर्ड निमोनिक। वर्किंग से वर्किंग, P से हो गया पेरेंट प्रोसीजर, I से हो गया इंक्वायरीज इन्वेस्टमेंट, C से हो गया चेंजेस इन शेयर होल्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो? निमोनिक बना सकते हो। तो एकदम इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत जल्दी याद होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, क्या है? परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं? परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो पहले तो ये बता देता हूँ, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं टॉपिक। तो ये इसमें एकदम फालतू बातें किया है इसे ने। ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं? FR सब्जेक्ट में भी करते हैं। जब हम CFS बनाते हैं ना, तो CFS बनाते तो कितने सारे एडजस्टमेंट करते हैं। गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करना, NCI एक्विजिशन रेट पे निकालना, फिर इंटरग्रुप ट्रांजेक्शन का एलिमिनेशन करना, डेफर टैक्स का एडजस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें करते हैं।
तो वही क्या है, वही टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। बस ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या किया, उन एडजस्टमेंट को जितने सारे हम पढ़ते हैं फार के अंदर कई सारे एडजस्टमेंट होते हैं, उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कुछ को डाल दिया परमानेंट में, कुछ को डाल दिया करंट में। तो अब हम ये देखना है कि परमानेंट क्या है, परमानेंट कौन से हैं, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कौन से, ये हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, इसकी मीनिंग ये कौन से होते हैं। तो ऐसे एडजस्टमेंट दैट आर मेड ओनली ऑन फर्स्ट ओकेशन और सब्सिक्वेंटली व्हेन देयर इज चेंजेस इन शेयर होल्डिंग। तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कौन से होते हैं, ये वो एडजस्टमेंट होते हैं जो कि ओनली पहली बार किए जाते हैं। पहली बार मतलब जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को एक्वायर कर रही है, एट डेट ऑफ एक्विजिशन जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। और इनके अंदर बार बार चेंजेस नहीं होते। लेकिन मान लो सब्सिक्वेंटली ये कब किए जाएंगे, ओनली व्हेन, कब किए जाएंगे, जब शेयर होल्डिंग में चेंजेस आ रहे हैं। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, जो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होते हैं उनके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, वरना तो ये एक बार ही किए जाते हैं। लेकिन कब चेंज हो जाते हैं, जब शेयर होल्डिंग में चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी इसका एग्जांपल ले लूंगा, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दो बताए, कौन सा है, गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करना, ये सिर्फ एक बार ही होता है, इसकी कैलकुलेशन बार बार चेंज नहीं होती। तो ये क्या है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। इसी तरह से इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना, कौन सा, एट एक्विजिशन डेट पे जो एनसीआई निकलता है वो बार बार चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग चेंज हो जाती है तो ये दोनों के दोनों चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लूं एस लिमिटेड पेरेंट एंटिटी, इसकी ए लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी, इसमें इसकी शेयर होल्डिंग है मान लो 60%। कितनी है बताओ, शेयर होल्डिंग 60% है। तो बताओ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना होगा, या फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, 40% होगा। ये तो होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लेकिन मान लो आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या होता है, ये जो 60% की शेयर होल्डिंग है ये कितनी हो जाती है, 80% हो जाती है। बताओ 80%, तो बताओ ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। इनसे ये कितना हो जाएगा, 20%, यानी ये चेंज हो गया। और उस टाइम पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी चेंज हो जाती है। तो दोनों चेंज हो जाएंगे, कब होंगे, जब शेयर होल्डिंग चेंज होगी, बस उसी टाइम पे चेंज होंगे। तो इतना सा था क्या, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, बस इतना सा ही था। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने क्या बात देखी, एफआर वाली बात देखी। अब देखो ऑडिटर का क्या काम है इसमें। तो देखो कितना फालतू सा काम बताया ऑडिटर का, कितना सिंपल था। ऑडिटर को बस इतना सा देखना है कि ऊपर जो भी कैलकुलेशंस की गई हैं वो अप्रोप्रिएटली तो की गई है ना, सही से तो की गई है ना। और इसमें एक पॉइंटर काम का ये देखना कि अगर मान लो शेयर होल्डिंग में चेंजेस होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू सब्सिक्वेंट एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, मतलब अगर शेयर होल्डिंग में चेंजेस हो रहे हैं तो जो चेंजेस किए गए हैं वो सही है कि नहीं। कि जब शेयर होल्डिंग में चेंजेस हो रहे हैं तो गुडविल कैपिटल रिजर्व में चेंज आया, जो चेंज किया एंटिटी ने वो सही से किया है कि नहीं, एनसीआई में जो चेंज किया है वो सही से किया है कि नहीं। बस इतना सा काम है ऑडिटर का देखना, बस इतना सा देखना ऑडिटर को। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो बताओ करंट पीरियड कौन से होंगे। तो जितने भी एडजस्टमेंट बच गए, इनके अलावा, किनके अलावा, गुडविल कैपिटल रिजर्व और एनसीआई के अलावा जितने भी एडजस्टमेंट बच गए सारे के सारे क्या होंगे, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होंगे। लेकिन हमें तो ऐसे की थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, तो देखते हैं। तो इसकी मीनिंग, ऐसे एडजस्टमेंट डेट आर मेड इन ईच अकाउंटिंग पीरियड, जो हर साल किए जाएंगे, जब जब सीएफएस बनाया जाएगा तब तब किए जाएंगे, वो होते हैं करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब ये कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला बताया एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। अब हम सीएफएस में क्या करते हैं, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो वो क्या होंगे, वो हमेशा होंगे। जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होती है उनको जो एलिमिनेट किया जाता है वो हर साल किया जाता है जब जब सीएफएस बनता है। तो ये क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अभी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकती है, ये इंट्रा ग्रुप लोन हो सकता है, ये इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट हो सकता है, और इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट और लॉस ऑन असेट ट्रांसफर हो सकता है। कि अगर हम असेट वगैरह बेच रहे हैं तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो हो सकता है। तो इसका एग्जांपल लेना चाहूँ, एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ए लिमिटेड है, ये क्या है, पेरेंट एंटिटी, इसकी सब्सिडरी कौन है, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड को लोन दिया, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दिया। तो ये तो क्या दिखाएगी, ए लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट में लोन गिवन। अब बी लिमिटेड क्या दिखाएगी, लोन टेकन। तो क्या हो गया, ये क्या हो गई, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। तो इसको एलिमिनेट किया जाता है सीएफएस के अंदर। तो ये क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। ये क्या क्या हो सकती हैं, ये क्या क्या सकती है, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप लोन और इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट और लॉस ऑन एसेट ट्रांसफर। फिर देखो नेक्स्ट क्या है,
सब्सिक्वेंट इवेंट्स के एडजस्टमेंट, ये भी क्या है, ये भी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। बताओ जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं वो तो हर साल होंगे, वो थोड़ा सिर्फ एक बार आते हैं, इस कारण से ये भी क्या है, ये भी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। उसके बाद अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं कौन, पेरेंट और कंपोनेंट, तो उनको यूनिफॉर्म करना, उनको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करवाना किसका काम होता है, पेरेंट के मैनेजमेंट का। तो ये जो एडजस्टमेंट करेगा पेरेंट का मैनेजमेंट, वो भी क्या, ये भी क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, क्योंकि ये भी हमेशा किए जाएंगे। और उसके बाद क्या है, अगर फॉरेन कंपोनेंट है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि एक एक्स लिमिटेड है, ये है इंडिया की, इंडिया फॉलो कर रही है, इसकी एक सब्सिडरी है ए लिमिटेड, ये क्या फॉलो कर रही है, ये फॉरेन के, ये क्या फॉलो कर रही है, IFRS, क्या फॉलो कर रही है, IFRS। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को IFRS से इंड AS में कन्वर्ट करना, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट के मैनेजमेंट की। तो ये भी तो हमेशा किया जाएगा, ये भी तो हर साल किया जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो यही बात लिखी है इनके, तो फॉरेन कंपोनेंट एडजस्टमेंट टू कन्वर्ट द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम लोकल गैप टू गैप अंडर विच CFS आर प्रिपेयर्ड। तो ये काम भी हमेशा किया जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट डेफर टैक्स के एडजस्टमेंट। तो जब भी आप क्या करते हो, इंट्रा प्रॉफिट वगैरह क्या करते हो, एलिमिनेट करते हो CFS के अंदर, तो वहाँ पे डेफर टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ये आप FR के क्वेश्चन में करते भी हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चन है भी जिसमें आपको डेफर टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये आप अच्छे से जानते भी हो। तो ये भी क्या है, ये भी है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब आप बोलोगे सर बस इतने ही, हम तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हैं CFS में। तो वो सारे के सारे एडजस्टमेंट ही क्या है, करंट पीरियड हैं, बस ICA ने इतने ही लिख रखे हैं। और अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाले लिखने होंगे। अगर आप FR से उठाकर कोई दूसरा वाला लिखते हो, चाहे लॉजिकली वो सही है, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ये वाले में से लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो ऑडिटर का क्या काम है, वेरिफिकेशन। हमने देख तो लिया कि करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होते कौन कौन से हैं, लेकिन ऑडिटर का क्या काम है, तो ऑडिटर का कुछ भी काम नहीं है, उसको बस इतना सा देखना है कि ऊपर वाली सारी चीज़ें मैनेजमेंट ने कर तो दी है ना, क्योंकि सारा काम किसका था, मैनेजमेंट को करने थे। तो ऑडिटर को ये चेक करना है मैनेजमेंट ने सारे काम किए तो है ना। जैसे इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन को मैनेजमेंट ने एलिमिनेट तो कर दिया ना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को एडजस्ट तो कर दिया ना, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज तो कर दिया ना, फॉरेन कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट तो कर दिया ना, डेफर टैक्स का एडजस्टमेंट तो कर दिया ना। तो सारे वो के वही लिखे हैं। बस यहाँ पे एक पॉइंट है, वो मैं समझा देता हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट को डाउट आता है, जो ICA ने स्पेशली यहाँ पे लिखा है, वेरीफाई दी कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटीज या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट NCI। यहाँ पे डाउट आ जाता है कि सर ये तो परमानेंट क्या था, ये तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट था, इसको यहाँ पे ICA ने करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के वेरिफिकेशन में क्यों डाला। तो इसका रीजन ये है, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने FR में CFS चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, इंड AS जो है आपका 110 उसको अच्छे से पढ़ रखा है। तो देखो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में जो NCI आ रहा था ना, वो किसकी बात हो रही थी, NCI एट एक्विजिशन डेट, और वो हमेशा सेम रहता है, उसकी कैलकुलेशन हमेशा काम आती है और वो हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहती है। इसलिए वो क्या था, इसलिए ये क्या था, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। इसलिए ICA ने इसको क्या लिखा था, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू NCI। लेकिन यहाँ पे जो NCI आ रहा है वो दूसरा आ रहा है, जो कि एडजस्टमेंट करने के बाद आ रहा है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, मैं हल्का सा बताता हूँ। अपन क्या लेते हैं, NCI या एक्विजिशन डेट लेते हैं, जो कि हमेशा सेम रहता है, वो लेते हैं, और उसमें कई सारे एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ चीज़ ऐड करते हैं, कुछ चीज़ लेस। जैसे एक चीज़ मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, शेयर ऑफ NCI इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। आप बनाते हो ना एक टेबल, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, तो इसके अंदर वो ऐड करते हैं। तो ये हर साल क्या होंगे, अलग होंगे। तो ये क्या होगा, ये हर साल अलग होगा, ये वाला NCI जो इस तरह से कैलकुलेट होकर के आएगा। इस कारण से ICA ने इस बात को कहाँ लिखा, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में लिखा, इस कारण से। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या करना है, कितना याद करना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कोई मेमोरी नहीं बना रहा, निमोनिक नहीं बना रहा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ईजी है, एकदम ईजी लैंग्वेज है, सारी वही बातें आ रही हैं जो अपन FR में करते हैं, इस कारण से। और ये आपको याद करने हैं, कोई भी 5 पॉइंट्स आप याद कर लेना यहाँ पर। फिर जैसे ही आप यहाँ पे याद कर लोगे तो वेरिफिकेशन वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझना है हमें। क्या है, कंसीडरेशंस रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ CFS। कि CFS के ऑडिट के दौरान मैटेरियलिटी कैसे निकालेंगे और किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले तो मैटेरियलिटी वर्ड पढ़ते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए, क्या, ऐसे 320 में हम क्या सीखते हैं, मैटेरियलिटी निकालना सीखते हैं। क्यों निकालते हैं मैटेरियलिटी, क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें कई सारी चीज़ होती है, P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं ना। फिर P&L में कई सारे आइटम होते हैं, बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम होते हैं 50-60, और ऐसे ही डिस्क्लोजर भी बहुत सारे होते हैं। अब क्या ऑडिटर सारे आइटम चेक करेगा, क्या नहीं करता वो सारे चेक, वो एक मैटेरियलिटी लेवल निकाल लेता है,
क्या निकाल लेते, जैसे उसने मान लो निकाली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितने की, 10 लाख की, तो क्या करेगा 10 लाख से ऊपर जो भी आइटम होंगे बस उनको चेक करेगा। इस तरह से वो चेकिंग करता है। तो इसी तरह से हम देखने जा रहे हैं कि सीएफएस की जब ऑडिट कर रहा है तो किस तरह से वो मटेरियलिटी निकालेगा, क्योंकि सीएफएस वो ये भी क्या है, ये क्या है, सीएफएस का मतलब क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें भी क्या होगा, वही P&L, बैलेंस शीट और नोट अकाउंट्स। तो इसमें भी इसको क्या देखना है, मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, जो मतलब सीएफएस का ऑडिटर है वो क्या करेगा, कंप्यूट दी मटेरियलिटी फॉर ग्रुप एज ए होल। ये पूरे ग्रुप के लिए मटेरियलिटी कैलकुलेट करेगा, फॉर ग्रुप के बेस पर क्या करेगा, मटेरियलिटी कैलकुलेट करेगा। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। एकदम सिंपल सी बात, ये नॉर्मल बात, ऐसे नहीं कि कुछ स्पेशल बात बताइए, एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रही हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखो देखो हमारे एग्जांपल में क्या है, एक्स लिमिटेड एक एंटिटी है, ये क्या है, ये है पेरेंट एंटिटी। क्या है, पेरेंट एंटिटी। इसकी 4 सब्सिडरीज हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड, 4 इसकी सब्सिडरी हैं। अब देखो इसका सीएफएस का ऑडिटर कौन है, सीए राम इसका सीएफएस का ऑडिटर है। अब इसे क्या करना है, सीएफएस का ऑडिटर है तो इसे क्या करना है, मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या देखेगा, मान लो एग्जांपल एक प्रॉफिट को बेस बना रहा है, मटेरियलिटी में हम कोई चीज को बेस बनाते ना, जैसे कभी एसेट्स को बेस बना लिया, प्रॉफिट को बना लिया, कोई भी चीज को बेस बना लेते हैं। तो ये इसने किसको बनाया, प्रॉफिट को बेस बनाया। तो क्या देखेगा, पूरे ग्रुप का प्रॉफिट देखेगा। तो यहाँ पे पूरे ग्रुप का प्रॉफिट क्या है, 1000 करोड़। ग्रुप प्रॉफिट का मतलब क्या है, ग्रुप प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट भी इंक्लूड है, ए लिमिटेड का भी इंक्लूड है, बी लिमिटेड का भी इंक्लूड है, सी का भी और डी का भी, सबका इंक्लूड है। ये होता है ग्रुप प्रॉफिट का मतलब। ये तो है ग्रुप प्रॉफिट का मतलब। अब बताओ यहाँ पे हम ग्रुप प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं, ग्रुप प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं, ये डाउट आ सकता है। आप बोल सकते हो किसी को तो एक्स लिमिटेड का लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लॉजिकली देखा जाए ना तो ग्रुप प्रॉफिट ही लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि बताओ सीए राम किसकी ऑडिट कर रहा है, सीएफएस की ऑडिट कर रहा है। अब सीएफएस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो असेट्स आ रही है, लायबिलिटीज आ रही है, बताओ उसमें किस किस की असेट्स लायबिलिटीज आ रही है, उसमें एक्स लिमिटेड की भी आ रही है, ए की भी आ रही है, बी लिमिटेड की भी आ रही है, सी की भी आ रही है, डी की भी आ रही है। इस कारण से जब हम मटेरियलिटी भी निकालेंगे वो भी हम पूरे ग्रुप के बेस पर ही निकालेंगे, इस कारण से। तो मान लो हमारे एग्जाम्पल में ग्रुप प्रॉफिट है 1000 करोड़ और सी राम ने डिसाइड किया कि मैं मटेरियलिटी कितनी रखूंगा, 2% रखूंगा। तो बताओ कितनी आएगी मटेरियलिटी, 20 करोड़। तो इसने मटेरियलिटी कितनी निकाली, 20 करोड़। तो ये हो गई हमारे एग्जांपल में मटेरियलिटी। तो इस तरह से क्या करेगा, जो सीएफएस का ऑडिटर है, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, वो मटेरियलिटी कैलकुलेट करेगा। तो हमारे एग्जांपल में कितनी आई, 20 करोड़ आई। तो वो क्या करेगा, 20 करोड़ से ऊपर के जो जो आइटम्स होंगे उन सबको चेक करेगा। अब अगला क्या है, अब देखो 320 बस हमें इतनी बात सिखाता है, वहां पे हमने डिटेल में सीखी थी, यहाँ पे मैंने वो एक लाइन में बता दी। वहां पे हमने एकदम डिटेल में सीखा था क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, लेकिन 320 बस इतनी बात सिखाता है। लेकिन अब हम क्या करें, सीएफएस की ऑडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी हमें करनी रहेगी, क्योंकि सीएफएस की ऑडिट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत तो लगेगी यहाँ पे। तो वो क्या क्या होगी, अब क्या करेगा, जैसे इसने मटेरियलिटी निकाली, कितनी निकाली हमारे एग्जांपल में, 20 करोड़। तो 20 करोड़ निकाली। अब क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो यूज दिस मटेरियलिटी टू डिटरमाइन वेदर कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल टू ग्रुप। अभी इसने जो मटेरियलिटी निकाली 20 करोड़ की, इस मटेरियलिटी को यूज करके ये भी डिटरमाइन करेगा कि कौन से कंपोनेंट मेरे लिए मटेरियल है और कौन से कंपोनेंट मटेरियल नहीं है। जैसे एग्जांपल बताओ कितने कंपोनेंट हमारे एग्जांपल में, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड। अब एक एग्जांपल लिया मैंने, ये जो डी लिमिटेड है ना, डी लिमिटेड, इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, ओनली 15 करोड़ है। और बताओ अपनी मटेरियलिटी क्या थी, 20 करोड़। तो डी लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो तो मटेरियलिटी लेवल से ही कम है, यानी डी लिमिटेड क्या हो गई, डी लिमिटेड हो गई क्या, इमैटेरियल कंपोनेंट हो गई। तो इस तरह से पता लगा लेगा जो पेरेंट का ऑडिटर है, जो सीएफएस का ऑडिटर है, इस तरह से पता लगा लेगा इस मटेरियलिटी को यूज करके कि कौन सा कंपोनेंट है जो कि इमैटेरियल है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा करता क्यों है, देखो ऐसे नहीं तो बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। एक एंटिटी होती है उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कभी कभी 10 कंपोनेंट, 20, 50 कंपोनेंट तक हो सकते हैं। तो अब बताओ सबको चेक करने लग जाए तो उसको दिक्कत आ जाए, इसलिए वो चेक करेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट क्या है, इमैटेरियल है। तो जो कंपोनेंट इमैटेरियल होंगे ना उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनके लिए रिगार्डिंग हम मेहनत नहीं करते। अब कैसे मेहनत नहीं करते ये भी आगे हम आ जाएगा, अभी इसी वाले टॉपिक में आ जाएगा कि कैसे हम मेहनत नहीं करेंगे अगर कोई कंपोनेंट इमैटेरियल हुआ तो। अब आ जाओ 320 फालतू से है, ये बता रहा है एक्स्ट्रा मेहनत करनी हो तो क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो कंप्यूट द मटेरियलिटी सेपरेटली फॉर ईच कंपोनेंट। और क्या करे, कम्युनिकेट कर दे इसको कंपोनेंट ऑडिटर को इफ रिक्वायर्ड फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। तो देखो ये जो थर्ड पॉइंट है इसको मैं एकदम डिटेल में क्लास में समझाता हूँ, इसको अकेले को समझाने में 10-15 मिनट लग जाती है। तो यहाँ पे ऐसे वैसे पूछेगा नहीं डिटेल में, इसलिए मैं आपको बस वैसे नॉर्मली समझा देता हूँ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो सीएफएस का ऑडिटर है कौन था अपने एग्जाम्पल में, सीए राम।
तो ये चाहे तो क्या कर सकता है, ये चाहे तो क्या कर सकता है, ईच कंपोनेंट की, हर कंपोनेंट की, बताओ क्या थे हमारे कंपोनेंट, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, तो ये क्या कर सकता है, चाहे तो खुद उनकी मैटेरियलिटी कैलकुलेट कर सकता है, खुद कैलकुलेट कर ले, वो कंपोनेंट ऑडिटर को बोल दे कि तू ये वाली मैटेरियलिटी यूज कर, तो जब ऑडिट कर रहा है क्या बोल दे कंपोनेंट ऑडिटर को कि जब तुम ऑडिट करो तो जो मैंने मैटेरियलिटी कैलकुलेट करके दी है तुमको, जो मैंने कैलकुलेट करके दिया है वो वाली तुम यूज करो, बस इस तरह से ये पॉइंट बोलता है, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत कर ले। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट कि प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो ऑब्टेन दी सर्टेन कंफर्मेशन ऑफ फ्रॉम कंपोनेंट ऑडिटर, और इसे क्या करना है, जो कंपोनेंट ऑडिटर है, जो कंपोनेंट के ऑडिटर है, उनसे क्या कर ले, कुछ कंफर्मेशन भी ऑब्टेन कर ले। तो ये वाली बात हमें ऐसे 600 भी सिखाता है कि हमें क्या करनी होती है, कंपोनेंट ऑडिटर से कंफर्मेशन लेनी होती है कि जो कंपोनेंट ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होकर तो काम कर रहे हैं ना, वो सारे एथिकल प्रिंसिपल्स को तो फॉलो कर रहे हैं ना, इस तरह से कंपोनेंट ऑडिटर से कंफर्मेशन भी ले लेता है कौन, CFS का ऑडिटर, जिसको प्रिंसिपल ऑडिटर या पेरेंट ऑडिटर भी बोल दिया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी। अब इसमें एक नोट दे रखा है लास्ट, ये नोट देखो क्या बोलता है, ये नोट काम का है, ये नोट क्या लिखा है, वाइल कंसिडरिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर कंसेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी को भी कंसिडर करना है। क्या बोला, वाइल कंसिडरिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर, कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर क्या दे रहा है, मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहा है, मॉडिफिकेशन मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन देना, एडवर्स ओपिनियन देना और डिस्क्लेमर देना, तो कंपोनेंट ऑडिटर क्या कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में क्या दे रहा है, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो उस केस में क्या करना रहेगा CFS के ऑडिटर को। तो इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। तो देखो अगर मान लो जो डी लिमिटेड है, डी लिमिटेड का ऑडिटर है मान लो CA श्याम, बताओ CFS का ऑडिटर कौन था, CA राम, लेकिन मान लो डी लिमिटेड का ऑडिटर कौन है, CA श्याम है। अब इसने क्या दे दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। अब बताओ डी लिमिटेड के ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, तो क्या बताओ CA राम को भी अपनी CFS की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन देना है क्या। तो यहाँ पे अब इसको क्या करना है, तो इसको क्या करना है, कंसेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी को कंसिडर करना है। देखो क्या लिखा है, इसको क्या करना रहेगा, कंसेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी को कंसिडर करना रहेगा। तो बताओ डी लिमिटेड क्या है, अभी हमने देखा था ये क्या है, इमैटेरियल कंपोनेंट है, ये क्या है, इमैटेरियल कंपोनेंट। तो CA राम क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में इसको इग्नोर कर देगा, अपनी रिपोर्ट में क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। क्यों, क्योंकि डी लिमिटेड क्या है, इमैटेरियल कंपोनेंट है, इस रीजन की वजह से। लेकिन मान लो ए लिमिटेड क्या है, हमारे एग्जांपल में मैटेरियल कंपोनेंट है, ये क्या है, मैटेरियल, ABC तीनों। मान लो ए लिमिटेड का ऑडिटर, ये भी कौन है, CA श्याम, ये क्या करता है, ये मॉडिफाइड रिपोर्ट देता है, ये भी क्या दे रहा है, मॉडिफाइड रिपोर्ट। तो अब क्या करेगा, जो CA राम है ना, CA राम, वो भी क्या करेगा, CFS की ऑडिट रिपोर्ट में भी सीधे क्या छाप देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन, डायरेक्टली मॉडिफाइड ओपिनियन छाप देगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बताओ ए लिमिटेड के ऑडिटर ने क्या दी, मॉडिफाइड रिपोर्ट दी। मॉडिफाइड रिपोर्ट मतलब उसमें क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब बताओ ए लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो तो किस में आ रही होगी, CFS में भी आ रही होगी, यानी CFS में भी गड़बड़ी हो गई। इस कारण से CA राम भी क्या दे देगा, सीधे ही मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने पूरा देख लिया टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी वाला। अब मैंने पूरा समझा दिया, अब समझ के आपको जितना हाईलाइट है उसको अच्छे से याद करना है, बाकी रीड एक एक वर्ड करना है इसके अंदर, और याद जितना बस हाईलाइट हो रखा है उतना करना है। तो इसमें क्या क्या करते हैं मैटेरियलिटी में, सबसे पहले मैटेरियलिटी निकालते, पूरे ग्रुप के बेस पर निकालते, कैसे निकालते हैं मैंने एग्जांपल से समझा दिया। फिर जो पेरेंट का ऑडिटर है वो क्या करेगा, इसी मैटेरियलिटी को यूज कर लेगा ये देखने के लिए कि मेरे लिए कौन सा कंपोनेंट मैटेरियल है और कौन सा इमैटेरियल है। फिर आया थर्ड पॉइंट, एकदम फालतू मतलब एक्स्ट्रा मेहनत वाला, कि जो पेरेंट ऑडिटर वो क्या कर सकता है, चाहे तो हर कंपोनेंट के लिए अलग से मैटेरियलिटी कैलकुलेट कर सकता है, और ये जो मैटेरियलिटी कैलकुलेट करेगा हर कंपोनेंट के लिए क्या कर देगा, कंपोनेंट ऑडिटर को बता भी देगा कि आप ये वाली ही मैटेरियलिटी यूज करो। वो लास्ट में कंपोनेंट ऑडिटर से पूछ लेगा कि आप इंडिपेंडेंट होकर तो काम कर रहे हो ना, और प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स तो फॉलो कर रहे हो ना, इस तरह से। और लास्ट हमने देखा कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर क्या दे रहे हैं, मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, तो पेरेंट ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने आपको पूरा समझा दिया डिटेल में, एकदम एग्जाम्पल लेकर के। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। एकदम फालतू सा टॉपिक है, FR सब्जेक्ट की बात हुई है पूरी। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन CFS, कि CFS में कौन से डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे। तो अब ये मत समझना कि यहाँ पे सारे डिस्क्लोजर्स की बात हो रही है कि CFS में कौन कौन से डिस्क्लोजर आएंगे, फिर तो 50 पेजेस का बन जाते हैं चैप्टर। यहाँ पे कुछ कौन से डिस्क्लोजर की बात हुई है, ऐसे डिस्क्लोजर्स जो कि CFS के अंदर सेपरेटली दिए जाएंगे पेरेंट के लिए और हर कंपोनेंट के लिए। मतलब जो CFS में जब नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे तो उसमें जो पेरेंट एंटिटी है उसके रिगार्डिंग अलग चीजें बताए, उसके रिगार्डिंग अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और उसके जितने भी कंपोनेंट है, मान लो 3 कंपोनेंट है X, Y, Z,
तो इनकी इन्फॉर्मेशन अलग से बतानी पड़ेगी इस तरह से। तो ऐसे कौन से डिस्क्लोजर हैं जो पेरेंट के लिए अलग से दिए जाएंगे और हर कंपोनेंट के लिए, क्या लिखा है, ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट के लिए अलग से दिए जाएंगे। तो कौन से हैं, नेट एसेट्स का डिस्क्लोजर, प्रॉफिट लॉस का डिस्क्लोजर और ओसीआई का डिस्क्लोजर। ये पेरेंट के लिए अलग से दिए जाएंगे कि पेरेंट की नेट एसेट्स कितनी है और ईच कंपोनेंट की नेट एसेट्स कितनी है। उनको फिर परसेंटेज वाइज भी बताना है, टोटल तो बतानी है, अमाउंट में तो बताना ही है और परसेंटेज में भी। बस ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये याद कर लेना, पढ़ते ही याद हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है और एमसीक्यू में भी आ सकता है ये। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्क्लोजर नीड नॉट रिक्वायर टू बी गिवन इन सीएफएस। क्या ऐसे कौन से डिस्क्लोजर है जो सीएफएस में जब नोट टू अकाउंट्स बनाएंगे तो वो सीएफएस में नहीं देने, मतलब ऐसे डिस्क्लोजर्स जो कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट सब्सिडरी में तो दिए जाएंगे कि फॉलोइंग गिवन इन नोट्स ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट सब्सिडरी बट नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन सीएफएस। कैसे डिस्क्लोजर जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिए जाएंगे लेकिन सीएफएस में नहीं दिए जाएंगे। ऐसे कौन से हैं, पहला सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इश्यूड, कि बोनस शेयर्स कहाँ से इश्यू करे गए, सिक्योरिटी प्रीमियम से इश्यू करे गए या रिजर्व सरप्लस से। तो ये बात बताने की नीड कहाँ पर नहीं है, सीएफएस के नोट टू अकाउंट्स में बताने की नीड नहीं है कि बोनस शेयर्स कहाँ से इश्यू करे। फिर क्या सेकंड पॉइंट, डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड अंडर एमएसएमईडी एक्ट। एमएसएमईडी एक्ट का मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। इसके अंदर जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताई गई है वो सब डिस्क्लोजर्स सीएफएस में देने की नीड नहीं है। उसके बाद क्या बताई गई, अब देखो जो हम नेक्स्ट पढ़ने चाह रहे हैं 4-5, ये सब फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है, फॉरेन से रिलेटेड है। पहला क्या है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स, कि अपन ने विदेश से कितना रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स मंगाया, विदेशों से कितना रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, ये बताने की नीड, कितने वैल्यू के रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स विदेश से मंगाए, ये बताने की नीड सीएफएस में नहीं है। फिर वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, कितने कंज्यूम करे, कि विदेशों से जो हमने रॉ मटेरियल मंगाया था वो कितना कंज्यूम कर लिया। मान लो 100 यूनिट्स मंगाया था तो मान लो 60 यूनिट्स अब तक कंज्यूम किया है, तो कितना कंज्यूम किया है वो बताने की नीड सीएफएस में नहीं है। फिर फॉरेन करेंसी में, विदेशी करेंसी में कितने खर्चे हुए, कितनी कमाई हुई, ये बताने की नीड भी सीएफएस में नहीं है। सीएफएस में जो नोट टू अकाउंट्स बनेंगे वहां पे बताने की नीड नहीं है। फिर फॉरेन करेंसी में कितना डिविडेंड बांटा, फॉरेन करेंसी में शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड बांटा, ये बताने की नीड सीएफएस में नहीं है। सीएफएस में जो नोट टू अकाउंट्स बनेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को सेपरेटली क्लासिफाई करना, ट्रेड एंड अदर इन्वेस्टमेंट, कि हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और अदर इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो इस तरह से बताने की नीड सीएफएस के नोट टू अकाउंट्स में नहीं है कि अलग अलग बताना कि इतनी हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और अदर इन्वेस्टमेंट इतनी है। तो इस तरह से क्लासिफाई करने की नीड कहाँ पर नहीं है, सीएफएस के नोट टू अकाउंट्स में नहीं है। और लास्ट क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अनयूटिलाइज्ड मनीज आउट ऑफ दिस इशू। अगर मान लो कंपनी ने शेयर्स या सिक्योरिटीज इश्यू करे तो उसे पैसा आया, तो कितना पैसा अभी तक अनयूटिलाइज्ड है, ये बताने की नीड कहाँ पे नहीं है, सीएफएस में नहीं है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। एकदम ईजी सा टॉपिक है और एकदम ईजी पॉइंट है, इसमें कोई भी आप एनी 5 पॉइंट लर्न कर लेना, लर्न एनी 5। इसका मेमोरी बना देता हूं मैं आपको साइड, इसका मेमोरी बना लो साइड, जिसमें आई 2 बार आ रहा है, डी और ई 2 बार। देखो एस से क्या हो गया, सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स इश्यूड, आई से हो गया इंपोर्ट्स इंपोर्टेड 2 बार, डी से हो गया डिस्क्लोजर और डिविडेंड, और ई से हो गया एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग इन फॉरेन करेंसी। तो इनमें से कोई भी 5 आप याद कर लेना, रीड सारे करना एमसीक्यू पर्पज से। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, एकदम इजी था, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग सीएफएस। क्या होती है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एडिशनल एविडेंस होता है। इसमें क्या करता है ऑडिटर, इसमें ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलता है कि तू लिख करके दे। ऑडिटर क्या करता है, पेरेंट के मैनेजमेंट को बोलेगा कि तू लिख करके दे कि तेरी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी तूने सारी तो फुलफिल किए ना। बस इतना से तो काम होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, कि मैनेजमेंट तेरी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तू लिख करके दे दे। अब देखो इसके जो पॉइंट है वो बहुत ईजी है, या आपको बस रीड करना है, अपने आप ही याद हो जाएंगे। कैसे, हमने एक टॉपिक देखा था, बताओ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम, पेरेंट के मैनेजमेंट को बोलते हैं कि जो भी तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तू सब सारी की सारी लिख करके दे। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, कि पेरेंट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि कंपोनेंट्स का आइडेंटिफाई करना। तो बोलेगा लिख करके दे कि तूने सारे कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करे हैं, उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है, तूने सारी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करे हैं, तूने सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है, तूने सारे के सारे कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कर दिए हैं, तूने जो भी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट किए हैं वो अप्रोप्रिएटली किए हैं, ये सारी बातें लिखाएगा। अब देखो मैं पढ़ाता हूँ आपको, सेम टू सेम वही पॉइंट लिखे हुए हैं। देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट को बोलेगा लिख करके दे कि देख तूने सारे जो भी कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करे हैं सारे के सारे करें हैं, कंप्लीटली आइडेंटिफाई करें हैं, सारे के सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करें हैं, सारी के सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है, और सारे के सारे कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएटली करें हैं। ये सारी बातें लिख करके दे। तो देखो एकदम सेम टॉपिक है, तो कितना ईजी हो गया ये। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, रिपोर्टिंग,
कि CFS में रिपोर्टिंग कैसे होगी, तो सेम ही होगी जो कैसे करते हैं हम रिपोर्टिंग, ऐसे 700 वाली सीरीज होती है वो फॉलो करेंगे। और रिपोर्टिंग चैप्टर में जो होते हैं सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, तो वो सब फॉलो करेंगे हम, उनके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करेंगे। बस यहाँ पे आई से नहीं बिना बात में इस टॉपिक को बड़ा बना दिया ताकि ये चैप्टर बड़ा बन सके। देखना सारी सेम बातें लिखी है, बस आई से नहीं डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दी। क्या लिखा सबसे पहले, व्हेन पेरेंट ऑडिटर इज ऑल्सो ऑडिटर ऑफ ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कि जब पेरेंट ऑडिटर क्या है सभी सब्सिडरीज एसोसिएट जॉइंट वेंचर का भी वही सेम ही ऑडिटर है, अलग अलग ऑडिटर नहीं है, सेम ही ऑडिटर क्या कर रहा है पूरे ग्रुप के ऑडिट कर रहा है। तो क्या करना है बताओ, क्या करेंगे हम, हमें क्या करना रहेगा रिपोर्टिंग में, हमें चेक करना रहेगा कि एंटिटी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं CFS वगैरह बनाए हैं वो एज पर एप्लीकेबल FRF तो बनाए ना, मतलब AS इंडेक्स तो बनाए है ना, और अगर नहीं बनाते तो हम क्या दे देंगे मॉडिफाइड रिपोर्ट, ये तो काम करेंगे, बस इतना तो काम होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी बस ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज में, रिपोर्ट वेदर कि AS फॉलो हो रहे हैं ना, ऐसे नहीं AS ही लिखा लेकिन यहाँ पे इंडेक्स भी आएगा कि अगर किसी कंपनी पे AS लग रहा है तो वो देखेगा AS के अकॉर्डिंग बनाया ना, इंडेक्स लग रहा है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाया ना। और अगर और इसमें क्या करता है फिर ओपिनियन देगा, रिपोर्ट में हम क्या देते हैं ओपिनियन तो देते हैं कि मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं यहाँ तो, या फिर अनमॉडिफाइड, ये तो काम होता है रिपोर्ट में। सबसे मेन काम क्या होता है ओपिनियन पैरा, मॉडिफाइड ओपिनियन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये क्या करेगा ओपिनियन देगा कि जो CFS है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, बस ऐसे नहीं इसी बात को डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया। ये हो गया हमारा पहला वाला कंप्लीट पहला केस रिपोर्टिंग का। दूसरा केस क्या है, व्हेन पेरेंट ऑडिटर नॉट ऑडिटर ऑफ ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, अगर पेरेंट ऑडिटर सभी ऑडिटर का सभी कंपोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है, अगर जो पेरेंट ऑडिटर है वो सभी कंपोनेंट्स का मतलब सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स का ऑडिटर नहीं है, तो उसे क्या क्या एक्स्ट्रा काम करना होगा। मतलब इसको ऊपर वाले काम तो सारे करने ही है ये 3 काम तो, लेकिन उसे एक्स्ट्रा क्या क्या करना होगा। तो ऑडिटर CFS ऑल्सो कंसिडर, देखो क्या लिखा है ऑल्सो, और एक्स्ट्रा क्या करना है ऐसे 600 को भी इसे क्या करना है यूज़ करना है। ऐसे 600 में क्या सिखाता है हमें यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, तो इसको क्या करना है अदर ऑडिटर के काम को भी यूज़ करना होगा। कैसे करेगा ऐसे 600 को कंसिडर करके। और इसे क्या करना है एज पर ऐसे 706, इसे क्या करना होगा एज पर ऐसे 706 अदर मैटर पैरा भी देना होगा, अदर मैटर पैरा भी डालेगा। और इसे क्या करना रहेगा जब क्या है देखो केस क्या चलता है अपना, जब पेरेंट ऑडिटर क्या है सभी कंपोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है तो इसे क्या करना रहेगा एक्स्ट्रा काम, इसे ऐसे एज पर ऐसे 706 एज पर ऐसे 706 इसको अपनी रिपोर्ट में अदर मैटर पैरा भी डालना होगा। और अदर मैटर में क्या लिखेगा ये डिस्क्लोज करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना पोर्शन ऐसा है जो कि अदर ऑडिटर ने ऑडिट किया है। तो बताओ इसको बताना तो पड़ेगा ही ना अदर मैटर में, क्योंकि ये क्या है ये जो CA राम है, मान लो हमारा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक X लिमिटेड है, एक है A लिमिटेड, एक ही मान लेता हूँ, एक ही सब्सिडरी इसकी। X लिमिटेड का ऑडिटर है CA राम, लेकिन A लिमिटेड का कौन है CA श्याम। तो अब CA राम जब अपनी CFS की ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि मैंने पूरे ग्रुप की ऑडिट मैंने नहीं करी, CA श्याम ने A लिमिटेड की जो ऑडिट है वो दूसरे ऑडिटर ने करी है, CA श्याम ने करी है। तो इस तरह से बता देगा, अदर मैटर में बता देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना पोर्शन ऐसा है जिसकी ऑडिट अदर ऑडिटर ने की है। ये कहाँ बता देगा, ये कहाँ बता देगा OM पैरा में बता देगा, कहाँ बता देगा CA राम अदर मैटर पैरा में बता देगा। अब ये बात बताई कैसे जाएगी कि कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितने पोर्शन की ऑडिट दूसरे ऑडिटर ने की है, ये कैसे बताया जाएगा उसको यहाँ पे बता रखा है कि दिस में बी डन बाय स्टेटिंग द एग्रीगेट अमाउंट और परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स रेवेन्यूज एंड कैश फ्लोज ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन CFS। तो ये कैसे बताया जाएगा, किस तरह से बताया जाएगा, ये टोटल अमाउंट बता दिया जाएगा या फिर परसेंटेज बता दिया जाएगा, किस चीज का टोटल असेट्स रेवेन्यू ऑफ कंपोनेंट्स का, कि वो जो कंपोनेंट है जिसकी ऑडिट मैंने नहीं करी उसकी टोटल असेट्स कितनी है, उसकी रेवेन्यू कितनी है, उसके कैश फ्लोज कितने हैं। इस तरह से बताएगा अदर मैटर के अंदर, इस तरह से बताएगा कि वो कंपोनेंट की टोटल असेट्स कितनी है जिसकी मैंने ऑडिट नहीं करी, उस कंपोनेंट की रेवेन्यू कितनी है जिसकी ऑडिट मैंने नहीं करी, इस तरह से बताएगा। बस ये हमें बता रखा है यहाँ पे कि अदर मैटर में किस तरह से बताएगा। अब देखो लास्ट पॉइंट, तो ये हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। अब देखो लास्ट पॉइंट, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, सच रेफरेंस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। अब इसकी लैंग्वेज ऐसे नहीं घुमा फिरा के दे रखी है, नहीं तो एकदम सिंपल सा पॉइंट है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड्स के अंदर, जो हम स्टैंडर्ड्स में पढ़ते भी हैं। क्या है सच रेफरेंस, मतलब यहाँ पे बात हो रही है OM पैरा की, बताया जा रहा है कि OM पैरा देना ये नहीं माना जाएगा, रिपोर्ट में OM पैरा देना ये नहीं माना जाएगा कि यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन दे रहे हैं, यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन दे रहे हैं, OM पैरा देना कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिख दी, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ये वाला अच्छा केस था कि जब पेरेंट ऑडिटर सभी कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है तो इसे क्या क्या करना है, ऐसे 600 को कंसिडर करना है और इसको एज पर ऐसे 706 वो अदर मैटर पैरा देना है। फिर हमने देखा अदर मैटर पैरा कैसे देगा, और लास्ट में हमने बता दिया कि OM मैटर पैरा देना, अदर मैटर पैरा देना कभी भी मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन नहीं माना जाएगा। बस अब आ जाओ नेक्स्ट केस,
वैन कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन पेरेंट। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गया, तो ये कुछ भी नया नहीं है, अभी अभी हमने इस चैप्टर में इसको समझा भी है। कि एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स लिमिटेड एक एंटिटी है, ये क्या फॉलो कर रही है, इंडिया फॉलो कर रही है। अब इसकी एक सब्सिडरी ए लिमिटेड, ये क्या फॉलो कर रही है, ये IFRS के अकॉर्डिंग बनाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बताओ क्या करना होता है, पेरेंट के मैनेजमेंट को क्या करना होता है, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को IFRS से इंडियस में कन्वर्ट करना होता है, ये तो करना होता है। तो यहाँ पे भी IC ने सेम बात लिखी है, देखो एकदम सेम टू सेम बात, बस यहाँ पे एक अल्टरनेट तरीका और बता दिया एक्स्ट्रा IC ने, और कुछ नहीं किया। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, पेरेंट के मैनेजमेंट को क्या करना है, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है, बस वही बात लिख दी। तो ये बता दिया पेरेंट के मैनेजमेंट को क्या करना है, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे ऑडिटर का काम भी बता दिया कि ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को क्या करना है, जो पेरेंट ने कन्वर्जन एडजस्टमेंट करे हैं उनको ऑडिट करना है कि पेरेंट ने जो कन्वर्जन किया है वो सही से तो किया है ना, ऐसे तो नहीं गलत कन्वर्ट कर दिया, उसके IFRS को जब इंडियस में बदलना था तो ऐसे तो नहीं गलत कन्वर्ट कर दिया, तो वो चेक करना है, बस इतना सा काम है। अब यहाँ पे एक अल्टरनेट तरीका और दे दिया। अल्टरनेट तरीका भी क्या है, एकदम ईजी सा तरीका बताया है। ऊपर वाले तरीके में तो क्या था कि पेरेंट का मैनेजमेंट क्या करे, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दे, ये था ऊपर वाला तरीका। अल्टरनेट तरीका क्या बताया कि कंपोनेंट खुद ही क्या कर ले, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बना ले। कंपोनेंट खुद ही क्या कर ले, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियस के अकॉर्डिंग बना दे, खुद ही क्या कर दे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियस के अकॉर्डिंग बना दे। तो बताओ यहाँ पे ऑडिटर का काम क्या रहेगा, यहाँ पे ऑडिटर को चेक करना है कि गैप का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। मतलब गैप का कंप्लायंस मतलब कि जब कंपोनेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियस के अकॉर्डिंग बना रहा है तो वो पेरेंट के अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो तो कर रहे हैं ना, इंडियस को अच्छे से फॉलो तो कर रहे हैं ना, ये इसका मतलब है। बताओ ये भी कंप्लीट हो गया। कितनी सिंपल सी बात लिखी हुई यहाँ पे तो, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। अब आ जाओ, ये और भी सिंपल है नेक्स्ट वाला, व्हेन कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स अंडर ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन पेरेंट। इसका मतलब क्या है, मान लो एक एंटिटी एक्स लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी है ए लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की जो ऑडिट होती है वो कैसे होती है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो इंडिया में अपन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो ए लिमिटेड की ऑडिट है वो कैसे होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। ए लिमिटेड की ऑडिट कैसे होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि कंपोनेंट की ऑडिट भी कैसे होनी चाहिए, ये जो कंपोनेंट ए लिमिटेड इसकी ऑडिट भी कैसे होनी चाहिए, जो इंडिया में अपन स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। देखो बस ये बात लिखी है, कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड आल्सो बी ऑडिटेड अंडर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेड इन इंडिया। इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही उसकी ऑडिट होनी चाहिए, बस इतनी सी बात यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर ये जो पेरेंट ऑडिटर है, जो CFS का ऑडिटर है, यहाँ पे क्या बोल रहा है ICAI ने कि कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट भी कैसे होनी चाहिए, इंडिया में जो अपने स्टैंडर्ड्स है उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो CFS ऑडिटर है क्या ये विदेश में जाके ऑडिट करेगा क्या खुद जा करके, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे बैठा बैठा ही, इंडिया में बैठा बैठा ही जो विदेश का ऑडिटर है, मान लो ये साइमंड नाम का है, साइमंड नाम है इसका, क्या नाम है, साइमंड, ये क्या कर रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करता है। तो ये CFS का जो ऑडिटर है अपना CA राम, ये क्या करेगा, इंडिया में बैठा बैठा ही साइमंड को ज्ञान देता रहेगा कि तेरे को क्या क्या काम करने हैं। क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना अपने इंडिया में, जो स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो क्या करेगा, CA राम उस चीज़ का ज्ञान दे देगा किसको, इस साइमंड को, इस तरह से होगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ लास्ट क्या है, कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड, कि किसी कंपोनेंट की ऑडिट ही नहीं हो रखी। एक्स लिमिटेड एक एंटिटी है, इसकी दो सब्सिडरी हैं A और B, मान लो B की ऑडिट ही नहीं हो रखी, इसकी ऑडिट ही नहीं हो रखी। तो सबसे पहले तो क्या बोला, सबसे पहले तो हमें यही बोलना है उसको, जाकर के मैनेजमेंट को बताना है कि भी इसकी ऑडिट करवाओ। कि जनरली क्या होना चाहिए, सारे कंपोनेंट्स की ऑडिट होनी ही चाहिए, नॉर्मल सी बात है भाई, सभी कंपोनेंट्स की होनी चाहिए ऑडिट तो। लेकिन मान लो अगर फिर भी क्या है, कोई कंपोनेंट अनऑडिटेड रह जाता है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या है, कंपोनेंट B क्या है, इसकी ऑडिट नहीं हो रखी, तो क्या करेगा ऑडिटर, अनऑडिटेड कंपोनेंट को कंसिडर करेगा इन इवैल्यूएटिंग दी पॉसिबल मॉडिफिकेशन। इसको क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा, किसको, अनऑडिटेड कंपोनेंट को, B को, ताकि ये चेक कर सके कि मुझे अपनी CFS में मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये चेक करने के लिए इस पॉइंट का मतलब बस इतना सा यही है। क्या मतलब है इस पॉइंट का, कि जो कंपोनेंट अनऑडिटेड है तो उसको इवैल्यूएट करेगा, क्या चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि मुझे अपनी CFS में मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब आप बोलोगे सर पूरा का पूरा कंपोनेंट ही क्या है, अनऑडिटेड है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या जाना चाहिए, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये इसको इवैल्यूएट क्यों कर रहा है, इवैल्यूएट इसलिए कर रहा है, ये देखेगा कि ऐसा तो नहीं कि जो कंपोनेंट भी है ये इमैटेरियल कंपोनेंट है। याद करो मैंने बताया था इमैटेरियल कंपोनेंट, तो जो भी कंपोनेंट इमैटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो अगर मान लो ये कंपोनेंट क्या निकला, इमैटेरियल निकला, तो इसको क्या करेगा, CFS की रिपोर्ट में इग्नोर कर देगा। इस कारण से इसको कंसिडर करना पड़ेगा। इस कारण से ICAI ने इस टाइप से बात लिखी है, इसी कारण से ICAI ने
इस तरह से लिखा कि क्या करेगा, कंसिडर करेगा कंपोनेंट को, अनऑडिटेड कंपोनेंट को, इन इवैल्यूएटिंग द पॉसिबल मॉडिफिकेशन, कि मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए अपनी सीएफएस की रिपोर्ट में। अब देखो लास्ट पॉइंट फालतू सा लिखा कि इस केस में क्या होगा, ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएगा, कि जो ये सीएफएस का ऑडिटर है उस कंपोनेंट के रिगार्डिंग, कौन से कंपोनेंट के रिगार्डिंग, हमारे एग्जांपल में कौन था अनऑडिटेड कंपोनेंट, बी वाला था जिसकी ऑडिट नहीं हो रखी थी। तो ये बता रहा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट कि जो सीएफएस का ऑडिटर है इस बी वाले कंपोनेंट के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये सही बात लिखी है एकदम, भाई इसकी ऑडिट ही नहीं हो रखी, तो मान लो बी लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं इसमें क्या होगा, कई सारी चीज़ें आ रही होंगी, पीपी वगैरह कई आ रही होंगी। तो मान लो इस बी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीपी आ रही है 50 लाख की, तो बताओ हम क्या एविडेंस ले पाएंगे, क्या हम एविडेंस ले पाएंगे कि जो 50 लाख की पीपी दिख रही है ये वास्तव में पीपी 50 लाख की ही तो है ना। क्यों? क्योंकि हम इस पर विश्वास ही नहीं कर सकते। क्यों विश्वास नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी ऑडिट ही नहीं हो रखी, क्योंकि इस बी लिमिटेड की तो ऑडिट ही नहीं हो रखी, तो हम ये विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये जो पीपी है ये 50 लाख की है या फिर नहीं। इसलिए यहाँ पे बोला कि यहाँ पे हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे, इसलिए इस तरह से बोला गया। तो इसको भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में आपको सब याद करना है, बस आपको रीड सारा करना है और याद जितना हाईलाइट कर रखा है उतना याद करना है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो एक तो पहला क्वेश्चन ही देख लो, क्या लिखा है, एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस आल्सो स्टेट इन विच केसेज रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन शैल नॉट अप्लाई। मतलब क्या पूछ लिया कि कब सीएफएस बनाना जरूरी है और नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो देखो सबसे पहले पूरा प्रोविजन लिख दिया कि कब जरूरी है, पूरा वो लिख दिया, पूरी एप्लीकेबिलिटी वाला प्रोविजन लिख दिया। अब देखो क्या पूछा था कि कब सीएफएस बनाने की नीड नहीं है, मतलब नॉन एप्लीकेबिलिटी पूछी। तो अब यहाँ पे बताया नहीं कि एज पर कंपनीज एक्ट लिखना है, एज पर नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर एएस लिखनी है या इंड। तो अगर ये क्वेश्चन पहली बार आता ना तो हमें तीनों के अकॉर्डिंग लिखनी थी, लेकिन ऐसे ही क्या करता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आ चुका है तो हमें पता है, तो ऐसे ही क्या करता है, जब बताता नहीं है थ्योरेटिकली कि नॉन एप्लीकेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग पूछी गई है तो हमें कौन सी लिखनी होगी, नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट लिखनी है। तो ऐसे देखो क्या किया है, नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट वाली लिखी है ओनली, ऐसे नहीं एज पर इंडिया एज पर एएस वाली नॉन एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे लिखी नहीं आंसर में। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना आप। अब आगे देखो एक क्वेश्चन 50 देख लो आप, आर लिमिटेड ओन 51% वोटिंग पावर इन एस लिमिटेड। मतलब एस लिमिटेड क्या है, आर की सब्सिडरी है। द शेयर्स आर हेल्ड एक्सक्लूसिवली विथ ए व्यू टू दायर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन नियर फ्यूचर, यानी किसकी बात हो रही है, टेम्पोरेरी कंट्रोल की। तो आपसे पूछा जा रहा है, देखो आर लिमिटेड रिप्रेजेंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग सीएफएस, एस लिमिटेड कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन एज ए स्टैट्यूटरी, हाउ वुड यू डील। तो आर लिमिटेड बोल दी है कि ना मैं एस लिमिटेड को क्या कर सकती हूँ, सीएफएस से एक्सक्लूड कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर टेम्पोरेरी कंट्रोल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एज ए स्टैट्यूटरी बताओ आप क्या करोगे। अब देखो ये जो एग्जाम्पशन थी टेम्पोरेरी कंट्रोल की, किस में अवेलेबल थी, एएस में अवेलेबल थी, लेकिन इंडिया में नहीं थी। लेकिन ऐसे ने बताया ही नहीं किस क्वेश्चन में एएस की इंडिया, तो हमको दोनों के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। तो देखो ऐसे ने क्या क्या लिखा है इसके अंदर, मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इन्होंने लिखा, सबसे पहले बेसिक प्रोविजन लिखा कि एप्लीकेबिलिटी की सीएफएस बनाने की नीड किस किस को है, कि ऐसी कंपनी जिनके सब्सिडरी वगैरह होती है उनको सीएफएस बनाना होता है, और अगर उसको सीएफएस बनाने की नीड नहीं है तो वो क्या कर ले, शेड्यूल 3 को कंप्लाई कर ले। सबसे पहले बेसिक प्रोविजन लिख दिया। फिर क्या लिखा, एएस वाली थ्योरी भी लिख दी कि एएस के अकॉर्डिंग किसको सीएफएस नहीं बनाना। फिर इन्होंने इंडियस वाली थ्योरी भी लिख दी, क्या लिखा कि इंडियस के अकॉर्डिंग टेम्पोरेरी कंट्रोल के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो इन्होंने सारा प्रोविजन लिख दिया सबसे पहले, और लास्ट में क्या किया, यहाँ से देखो इन्होंने क्या दिया, पूरा कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन अब हम कैसे देंगे, एएस के अकॉर्डिंग भी देंगे और इंडियस के अकॉर्डिंग भी देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा कि आर लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस एज पर एएस 21, किसको, अगर वो एएस फॉलो करती है तो उसको सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तो क्या है, टेम्पोरेरी कंट्रोल है, और टेम्पोरेरी कंट्रोल होता है तो हम सीएफएस में सब्सिडरी को इंक्लूड ही नहीं करते अगर उस पर टेम्पोरेरी कंट्रोल होता है तो। और अगर मान लो ये क्या कर रही है, इंडियस फॉलो करती है, तो इंडियस में तो टेम्पोरेरी कंट्रोल के लिए कोई एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होती, तो यहाँ पे तो सीएफएस बनाना ही पड़ेगा। तो ये लिखा है, इसको सीएफएस बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या काम का, जो अच्छा क्वेश्चन हो जिसमें स्टूडेंट को डाउट आते हैं। मैं बस वो क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे जिसमें मोस्टली स्टूडेंट को डाउट आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ए लिमिटेड होल्ड द ओनरशिप ऑफ 10% ऑफ वोटिंग पावर एंड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ बी लिमिटेड व्हाइल प्लानिंग द स्टैट ऑडिट ऑफ ए लिमिटेड, व्हाट फैक्टर्स वुड बी कंसिडर्ड बाय यू एज स्टैट ऑडिटर फॉर द ऑडिट ऑफ सीएफएस। यहाँ पे बताओ क्या है, ए लिमिटेड कितना होल्ड करिए बी लिमिटेड पे, ओनली 10%। यानी अगर ऊपर से देखा जाए तो ये क्या है, सब्सिडरी तो है नहीं ना, एसोसिएट है,
क्योंकि 10% है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो लिख दी, ये क्या करती है, कंट्रोल करती है बीओडी को, किसके, बी लिमिटेड के बीओडी को भी कंट्रोल करती है। तो ये बात हम एफआर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं कि अगर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के बीओडी को कंट्रोल करती है तो वो एंटिटी उसकी क्या बन जाती है, सब्सिडरी बन जाती है। तो इस कारण से क्योंकि ए लिमिटेड क्या कर रही है, बी लिमिटेड के बीओडी को कंट्रोल कर रही है, तो बी लिमिटेड क्या हो गई, ये बी लिमिटेड क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई ए लिमिटेड की। तो हमसे क्या पूछा है, वाइल प्लानिंग की, प्लानिंग के टाइम पे आपको किन किन फैक्टर्स आप ध्यान में रखोगे। तो देखो जो काम की बातें मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ये लिमिटेड क्या मानी जाएगी, बी लिमिटेड की पेरेंट मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है किसको, बी लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बी लिमिटेड के बीओडी को कंट्रोल कर रही है। फिर आप बताओगे क्योंकि पेरेंट बन गई तो क्या करेगी, सीएफएस में बी लिमिटेड को इंक्लूड भी करेगी, तो क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी बी लिमिटेड को। तो ये सबसे पहले तो ये नॉर्मल सी बात बता दी। अब क्या बताया, ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर ये चेक करेगा कि वास्तव में ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बीओडी को कंट्रोल भी कर रही है कि नहीं कर रही, ये ऑडिटर को चेक करना है। ऑडिटर को क्या चेक करना है कि वास्तव में ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर भी रही है कि नहीं कर रही, बस ये चेक करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, वाइल प्लानिंग किन फैक्टर्स को कंसिडर करोगे। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और क्या करते हैं, और एंटी कैलकुलेट करते हैं। तो इन्होंने ये बता दिया, ऑडिटर प्लान बनाएगा और क्या किस रिगार्डिंग प्लान बनाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा और एंटी कैलकुलेट करेगा, बस इतना सा आंसर है। अब यहाँ पे इन्होंने आईसी ने एक्स्ट्रा बात लिख दी कि ऑडिटर क्या करेगा, ये देखेगा कि जो कंसल्टेशन एडजस्टमेंट किए गए हैं उनको भी ऑडिटर क्या कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा। कंसल्टेशन एडजस्टमेंट कौन कौन से थे, करंट पीरियड और परमानेंट कंसल्टेशन एडजस्टमेंट, तो उनको भी ऑडिटर वेरीफाई कर लेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि सीएम क्या है, सीएम ऑडिटर है किसका, डी एंड डी लिमिटेड का। इसकी क्या कर रहे हैं, डी एंड डी लिमिटेड की सीएफएस की ऑडिट कर रहा है, डी एंड डी लिमिटेड की सीएफएस की ऑडिट। अब डी एंड डी लिमिटेड की 8 सब्सिडरीज हैं, 8 सब्सिडरीज, लेकिन इनकी जो ऑडिट कर रहे हैं, 8 सब्सिडरीज की जो ऑडिट हो रही है वो कोई दूसरा ऑडिटर कर रहा है। सीएफएस की ऑडिट कर रहा है सीएम, और जो सब्सिडरीज है इनकी ऑडिट कौन कर रहा है, कोई दूसरा ऑडिटर कर रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 8 सब्सिडरीज की चीजें दे रखी हैं, 8 सब्सिडरीज जो कंपोनेंट्स है सिर्फ उनका डाटा दे रखा है कि उनकी एसेट्स कितनी है, उनका रेवेन्यू कितना है, उनका कैश फ्लो कितना है। फिर आपको बताया गया है कि 8 सब्सिडरी में से 2 सब्सिडरी ऐसी हैं जो कि डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज करती हैं, देखो जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, ये बता रखा है आपको। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, वेयर एंड हाउ सच इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑल्सो ड्राफ्ट ए सुटेबल पैरा। तो ये बताओ ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, बताओ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो सब्सिडरी है उनका ऑडिटर अलग है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिपोर्टिंग में कि जब पेरेंट ऑडिटर सभी कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है तो क्या क्या करता है, ऐसे 600 को कंसिडर करता है, ओम मैटर पैरा देता है, तो कहाँ जाएगा, ओएम पैरा। तो ओएम पैरा वही पूछा गया कि इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में कहाँ जाएगा, तो हम वही बता देंगे। पहले पूरी थ्योरी लिखेंगे, वो वाली उस टॉपिक की पूरी थ्योरी लिख दी, उसके बाद हम क्या दे देंगे, अदर मैटर पैरा ड्राफ्ट कर देंगे। हम पूरा बता देंगे कि हमने जो 8 सब्सिडरीज इनकी ऑडिट नहीं करी। कैसे बताएंगे ये बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना पोर्शन है जो दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया है, और वो कैसे बताते हैं, कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन देख करके कि कंपोनेंट की टोटल एसेट्स कितनी है, 15 करोड़ बताएंगे, रेवेन्यू कितने हैं 1000 करोड़, और कैश फ्लो कितने हैं 10 करोड़। हम बता देंगे कि इनकी ऑडिट किसने करी है, दूसरे ऑडिटर ने। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बात लिखी है, देखो कि टोटल एसेट 15 करोड़, 1000 करोड़ और 10 करोड़, इनकी ऑडिट दूसरे ऑडिटर ने करी है। इस तरह से हमें बताना है। तो ये सारी बातें हमें अपनी ओन लैंग्वेज में लिखनी है बना करके। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अब लास्ट में क्या लिख देंगे कि हमारा ओपिनियन इसके अंदर मॉडिफाइड नहीं है। तो ये तो मैंने आपको रिपोर्टिंग चैप्टर में सिखाई है बात कि जब भी हम ओएम पैरा देते हैं तो लास्ट में हमें ये बात लिखनी पड़ेगी कि जो मैं ओएम पैरा दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। ये बात ये क्या कर देगा, अपने ओएम पैरा में लास्ट में लिख देगा कि मेरा ओपिनियन इस रिगार्डिंग मॉडिफाइड नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन है ना इसमें एफआर का सब्जेक्ट जो है वो आपका काम आएगा। अगर आपको एफआर नहीं आती तो आपको समझ नहीं आएगा। अब एच लिमिटेड क्या है, एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी 2 सब्सिडरी हैं, आर लिमिटेड, एच लिमिटेड। अब एच लिमिटेड तो क्या फॉलो करती है, देखो एच लिमिटेड एक आर है एक एस है, एच लिमिटेड से फॉलो करती है एसएलएम बेसिस। एच लिमिटेड है वो क्या करती है डब्ल्यूडीवी बेसिस, डब्ल्यूडीवी मेथड। और आर लिमिटेड क्या करती है, आर लिमिटेड क्या कर रही है, ये क्या फॉलो कर रही है, ये भी एसएलएम फॉलो कर रही है। तो बताओ देखते ही आपको क्या लग रहा है, आप बोलोगे सर ये तो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसी ने सबसे पहले वही बात लिख दी, अगर डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो पेरेंट ऑडिटर क्या करेगा, कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो वही बात लिख दी, वाली थ्योरी लिख दी। अब बताओ यहाँ पे गड़बड़ी है कि नहीं। अब आप ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, एच लिमिटेड एसएलएम के अकॉर्डिंग बना रही है, आर लिमिटेड एसएलएम के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालती है, और जो एस लिमिटेड है वो डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग।
आप बोलोगे सर यहाँ पे तो क्या डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, इनको तो यूनिफॉर्म करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। कभी भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोला जाता। जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं SLM बेसिस, WDV, ये कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये क्या होते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं। ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं। अब बताओ अपना रूल क्या है, प्रोविजन क्या है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कहीं पे भी नहीं बोला गया कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं वो पेरेंट के और कंपोनेंट के सेम होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं बोला गया। तो इस कारण से हम आंसर में क्या बताएंगे कि ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ये क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। इसलिए जो एस लिमिटेड क्या कर रही है? WDV मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही है। ये क्या है? इज इन ऑर्डर। यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन में एक बात और बोली गई। अब वो देखो वो क्या बोला गया कि आर लिमिटेड क्या कर रही है? आर लिमिटेड डज नॉट गिव इफेक्ट टू द कंपोनेंट अकाउंटिंग और डेप्रिसिएशन। ये क्या नहीं करती? कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं करती। कंपोनेंट अकाउंटिंग आप कहाँ सीखते हो? आपके एक इंडेस होता है PP, इंडेस PP, उसमें सीखते हो कि अगर कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो उसके लिए अलग से अकाउंटिंग करो, उसका डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करो। लेकिन आर लिमिटेड वही नहीं करी। मतलब आर लिमिटेड प्रोविजन ही फॉलो नहीं कर रही, आर लिमिटेड इंडेस ही फॉलो नहीं करी, एस इंडेस ही फॉलो नहीं करी। तो हम बोल देंगे कि जो आर लिमिटेड है ये एस इंडेस ही फॉलो नहीं कर रही। हम ये बता देंगे इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा स्पीड से समझाया क्योंकि ये रिविजन लेक्चर है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में रिविजन करवा दिया। मैंने एकदम डिटेल में आपको कंसेप्ट नोट समझा दिए, जहाँ पे एग्जांपल की नीड थी एग्जांपल भी दे दिए, और क्वेश्चन बैंक से भी जो टफ क्वेश्चन होते हैं जिनमें स्टूडेंट को डाउट आता है वो मैंने करवा दिए। तो इस रिविजन लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।